हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से ना हम लोग एनसीईआरटी का एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। वैसे तो हमने पिछले बार ही एनसीईआरटी कंप्लीट करा दिया था, लेकिन पिछले साल पुराना बुक था, अब वो बुक थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो क्वेश्चन हैं वो कम किए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। तो हम लोग भी अब क्या करने वाले हैं, इस साल हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग लेटेस्ट जो एडिशन है हमारा 2024-25 के लिए ये बुक यूज़ करने वाले हैं। और आगे भी देख लेना, अगले साल इसके बाद 25-26 में या 26-27 में भी हमारा यही बुक यूज़ होगा, क्योंकि अब हमारे पास जो रिड्यूस सिलेबस है ना, वो वाला बुक हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो सीखते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर देना। साथ ही अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो इसके जो नोट्स है ना, आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, तो वहाँ से आप इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। उससे अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भैया, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू? क्या हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्यू क्या हो, या पी और क्यू दोनों इंटीजर हो, और नीचे में जो क्यू है ना, बस वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ, जो नए बच्चे हैं जो इस बार क्लास 9 में पहुंचे हुए हैं। नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर है ना बेटा पहला, इसमें आप लोगों को क्या दिया हुआ है, रैशनल और इरेशनल दिया हुआ है। पिछले साल जो आपने चैप्टर पढ़े क्लास 8 तक, जो आप आज तक जो आपने चैप्टर पढ़े हुए थे, वहाँ पर आपने केवल रैशनल नंबर पढ़ा था। इस बार आप लोग रैशनल के साथ इरेशनल नंबर भी पढ़ने वाले हो, जो कि अगला हमारा एक्सरसाइज है, उसको मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा। अभी हम लोग सुनी जाते हैं, पहले अपन जो क्वेश्चन से पहले उनको एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो देखो, इसका आंसर पूरा क्वेश्चन से उतार देना आपको कि हाँ, जीरो जो है हमारा वो एक रैशनल नंबर है। बस जहाँ पर इज दिया होता है ना, बस उसके शुरू में यस लगा देना कि यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो हमारा एक रैशनल नंबर है, और ये जो है हमारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पर पी और क्यू हमारे इंटीजर्स होंगे और क्यू जो होगा वो इक्वल टू जीरो नहीं होगा। तो जीरो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ये ध्यान रखना कि हम लोग जीरो डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, जीरो डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, जीरो डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो जीरो जो होगा वो हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, बट इस चीज़ को यहाँ पर मैं बस मेंशन कर दे रहा हूँ, हमारे पास अगर 1 डिवाइड बाई 0 दिया हुआ है तो ये हमारा एक रैशनल नंबर नहीं होगा ना, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, रैशनल नंबर नहीं है। इस तरीके से मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में याद रहे। कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लिखा जा सकता, वो हमारा डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये नॉट डिफाइंड होता है। अगर आप डिनोमिनेटर में जीरो लिख रहे हो, यानी कि आप किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड दे रहे हो तो वो नॉट डिफाइंड कहलाता है। लेकिन जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड दिया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो आंसर निकल करके आएगा ना, वो जीरो निकल कर आएगा। 0/1 इक्वल टू जीरो होता है। ओके, तो बस ये चीज़ मुझे आपको जरूरी बताना था इस वाले क्वेश्चन में। ये हमेशा ध्यान रखना कि नीचे में जीरो हम लोग नहीं लिख सकते, वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वहाँ पर क्या है। सेकेंड क्वेश्चन और भी मजेदार है। यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताने हैं आपको, और इस टाइप से क्वेश्चन मैंने आपको क्लास 8 में भी सिखाया है। आइए फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो, पिछले साल हमने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं तो उसके बीच में बहुत सारे हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ये हमने पिछले साल आपको सिखाया हुआ है, और वही रूल हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। जरूरी नहीं है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो जैसा आपके टीचर ने क्लास में कराया सेम टू सेम आपको वैसा ही करना, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बार टीचर बोलते हैं कि बच्चा अगर 6 रैशनल नंबर बोला है तो ऊपर नीचे 6 + 1 यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे वैसे बहुत सारे तरीका बताते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताया हूँ, मैंने पिछले बार भी सिखाया ना, वही तरीका हम लोग यूज़ करेंगे। देखो 3 है ना, 3 को हम लोग जानते हैं कि 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। नीचे में हमेशा 1 एक छुपा हुआ रहता है 3 के। ठीक है, अब अगर अपन इसको चाहें तो हम लोग ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो ऊपर नीचे आप क्या करो, हमेशा 10 से मल्टीप्लाई किया करो। ये सबसे इजी रहता है, आपको टेबल वल कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, एकदम फटाफट। अगर आप आँख बंद करके भी बना रहे हो ना तो भी आपका बन जाएगा। 3 10 आपका 30 आपको पता ही है, और नीचे में हमारा 10, 1 10 10 आ जाएगा। तो 3 को ही अपन 30/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को अपन 3/1 लिख सकते हैं, और ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से उसके वैल्यू में चेंज नहीं होता है। और उसी तरीके से जो हमारा 4 है उसको अपन 4/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारे पास नीचे में ध्यान रखना दोनों में सेम आना चाहिए। अगर नीचे में सेम नहीं आएगा तो गलत होगा। जैसे भी अगला क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा नीचे में एकदम सेम टू सेम ही आना चाहिए हमेशा। तो 10 × 10 नीचे में आ गया, और ऊपर में हमारे पास 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कितना बोला था भाई, 6 रैशनल नंबर बोला था ना। सो यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ। सो 6 रैशनल नंबर्स आर, जो हमारे 6 रैशनल नंबर्स होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो 30/10 और 40/10 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, तो आप 31/10 लिख दो, आप 32/10 लिख दो, ठीक है, 33/10 लिख दो, फिर हमारे पास 34/10 हो जाएगा एक, 34/10, उसके बाद 35/10 लिख दिया हमने, और एक लास्ट में हम लोग और लिख देते हैं तो 36/10 हो जाएगा। ये इतना भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही कहलाएगा। और कई बार टीचर बोलते हैं कि बेटा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया करो तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो मुझे तो वैसे इतना ही अच्छा दिखता है, मेरे बच्चे लोग इतना इस तरीके से लिख के दिखाते हैं तो मुझे चेक करने में बहुत मजा आता है। बाकी अगर आपके टीचर बोलेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, तो जहाँ जहाँ पर कट हो रहा है वहाँ पर कट कर देना। जैसे ये जो हमारे पास है ना, ये कट हो रहा है हमारा, देखो 2 से कट हो रहा है, 2 के टेबल में 16 हो जाएगा, 2 के टेबल में 5 हो जाएगा, इस तरीके से कट हो रहा है। ये भी 2 के टेबल से कट हो रहा है, ये
वाला, ये हमारा 17 बाई में 5 हो जाएगा, है ना, ये हमारा 18 बाई में 5 हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग कि 31 बाई में 10 हो गया एक नंबर, ये 33 बाई में 10 हो गया दूसरा नंबर, फिर हमारे पास 35 बाई में 10 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया, कोई बात नहीं। तो मतलब कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज इतना भी आपका जो आंसर है वो सही है। तो आप इस तरीके से हमेशा किया करो, इससे काम आसान होता है। बोले रूल मत याद करना कि अगर हमारे पास 5 रेशनल नंबर बोला है तो 5 + 1 6 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है। ये हमारा ज़्यादा ईजी रहता है और ये हमेशा सही कहलाएगा। ध्यान रखना कि आप ऊपर नीचे कितनों से मल्टीप्लाई कर लो, बस डिनोमिनेटर को सेम लेकर के आना, तो कोई भी आंसर ले आओ आप। इसके अलावा मान लो अगर आप 100 से भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो भी जो आपका आंसर आता है वो भी सही आंसर ही आता है, वो गलत आंसर कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उससे बनाए। तो देखो अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, बस यहाँ पर फ्रैक्शन दे दिया है 3/5 एंड 4/5 और हमसे बोल रहा है कि इसके बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं। ओके बच्चा लोग, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है ना भाई, तो वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसमें तो फिर कुछ करना ही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर पहले अलग रहता है ना, तब हम लोग पहले क्या करते हैं, वहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम करते हैं और फिर उसके बाद ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ तो पहले से डिनोमिनेटर सेम टू सेम दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर दो। जैसे पिछले वाला मैंने बनाया था 3/5 है ना, तो बस ऊपर में 10 करो, नीचे में 10 करो, ये हो जाएगा आपका 30 / में 50। उसी तरीके से 4/5 में जो 5 है, ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में 10 से कर दो, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में 40 और नीचे में 50। डिनोमिनेटर पहले से सेम टू सेम दिया ही हुआ था, इसीलिए 5 रैशनल नंबर्स, अगर 5 रैशनल नंबर्स अपने को निकालना हो तो हम लोग फटाफट लिख देंगे 31/50, ठीक है। 33 लिख देता हूँ, 33/50, 32 भी लिख सकते हो, मैं बस ऐसी ही कॉमेडी कर रहा हूँ। फिर मैं 34/50 लिख देता हूँ, फिर उसके बाद एक 36/50 लिख देता हूँ, मेरी मर्जी में कुछ भी लिख सकता हूँ। फिर मैं 39/50 लिख सकता हूँ, भैया बहुत सारे हैं, अभी 40 तक मैं जा सकता था, तो है ना। यहाँ पर हमारे पास ये 5 नंबर मैंने लिखा है, उसके अलावा भी कुछ भी लिख सकते हो। तो ये सब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये सब क्वेश्चन वैसे नहीं आने वाले, थोड़ा मुश्किल ही आते हैं, इसीलिए आप लोग RD शर्मा या RS अग्रवाल कोई भी एक बुक जरूर सॉल्व करना ना, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन इतने ईजी वाले नहीं दिए जाएंगे, डिनोमिनेटर को अलग करके दिया जाएगा और वैसे क्वेश्चन आपको RD शर्मा या RS अग्रवाल में मिलेंगे, ठीक है। चलिए जो फोर्थ क्वेश्चन है उसे देखते हैं क्या दिया वहाँ पर। तो देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में से बोला जा रहा है कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और उसका रीज़न भी बताना है। तो मैं रीज़न बता दूंगा, उसको आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो या फिर आप अपने बुक के पीछे में देखना ना, तो आंसर में आपको रीज़न वगैरह दिया हुआ रहता है मैक्सिमम टाइम पे, तो आप वहाँ से भी आंसर लिख सकते हो। बाकी अपने वर्ड में लिखना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रटना कभी भी मत, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। मैं तुम लोग जल्दी से याद दिलाता हूँ फिर से, हम लोग क्या जानते हैं होल नंबर कौन सा होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब होल नंबर होता है ना, ये हमारा क्या होता है होल नंबर। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, तो 1, 2, 3, 4 ये हमारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर तुम लोग को दिखेंगे वो हमारे होल नंबर में जरूर आएंगे। तो यस, एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो हमारे होल नंबर हैं, ये हमारा ट्रू है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्यों, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे होल नंबर हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसका उल्टा कर दे कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं वो एक नेचुरल नंबर भी है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। तो जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि 0 हमारा एक वहाँ पर अलग हो जा रहा है। अगला वाला देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, जितने भी इंटीजर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो भाई इंटीजर किसको बोलते हैं, हमने इंटीजर जब क्लास 7 में पढ़ा था पहली बार, या क्लास 6 में मैंने आपको जब पढ़ाया था RS अग्रवाल में, तो हमने देखा था कि जो -1, -2, -3 ये सारे जो नंबर जब मिला देते हैं हम लोग, 0, 1, 2, 3 प्लस वाले तो होंगे ही, साथ ही साथ जब हम लोग माइनस वाले नंबर को भी इंक्लूड कर देते हैं तो उसको इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर में हमारा कौन सा नंबर होता है, जैसे कि -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इन सभी को इंटीजर कहा जाता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर कि जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और इंटीजर तो निगेटिव में भी चला जा रहा है। तो जो इंटीजर्स हैं वो हमारे सारे के सारे होल नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि निगेटिव वाले इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं, इसीलिए क्या होगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, तो अगले वाले में बोल रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, यानी जितने भी हमारे रैशनल नंबर हैं वो क्या है होल नंबर हैं। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, तो हम लोग क्या जानते हैं रैशनल नंबर किसको बोला जाता है, ऐसे नंबर जो हमारे P/Q के फॉर्म में लिखे जा सके। जैसे ये सब नंबर तो हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख ही लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 2/3 एक रैशनल नंबर ले लेता हूँ मैं, ये हमारा क्या है एक, अच्छा 2/3 भी एक रैशनल नंबर है, और जो 2 अगर मैं खाली सिंगल 2 लिखूँ तो वो भी एक रैशनल नंबर, ये भी ध्यान रखना। 0 भी एक रैशनल नंबर, ये भी ध्यान रखना। तो ये सभी रैशनल नंबर है। तो भाई ये जो रैशनल नंबर है ये तो होल नंबर में आ जाएंगे, लेकिन फ्रैक्शन में हमारा होल नंबर नहीं होता, होल नंबर हमेशा इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो हमारे सारे के सारे जो रैशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं होंगे, इसीलिए ये भी क्या होगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को करना था। आई होप आपका जो पहला एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगा यहाँ पर और आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे के एक्सरसाइज को भी मैं डिटेल में आपको सॉल्व कराऊंगा, चिंता नहीं करना है, सॉल्यूशन आपको कंप्लीट मिलेंगे। बीच में मैं इंट्रोडक्शन वीडियोस भी बनाऊंगा अपने डिजिटल बोर्ड में, तो वो भी आपको देखना है, ठीक है बच्चा लोग। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड से शेयर कर देना, थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कर देना यार कमेंट करके भी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग न्यू एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं, जहां पर हमारे पास इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो अभी तक तो आपने इर्रेशनल नंबर पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे ये क्वेश्चन बना सकते हो। तो चलिए मैं थोड़ा सा बस आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर होते क्या है। देखो भाई, आज तक जो आपने पढ़ा, सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 2 3 4 पढ़ा। ठीक है, मैं इसको आपको यहाँ पर एक सर्कल के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर पढ़ा 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा, एक होल नंबर पढ़ा जिसमें आपने जीरो भी ऐड कर दिया, तो 0 और 1 2 पढ़ते हैं तो इसको होल नंबर बोलते हैं। फिर आपने उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद आपने इंटीजर पढ़ा था। इंटीजर में माइनस वाले नंबर आ जाते हैं, -1 फिर 0 फिर +1, ये सब इंटीजर हो जाते हैं। उसके बाद आपने रैशनल नंबर पढ़ा था। रैशनल नंबर हमारा p/q के फॉर्म में होता है, जैसे 2/3 हो गया, या फिर 2 है तो वो भी रैशनल ही है क्योंकि उसके नीचे 1 छुपा हुआ है। अब आ जाओ इर्रेशनल में। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं ना, देखो जो हमारे पास डेसिमल में नंबर दिया हुआ रहे, ध्यान रखना, इर्रेशनल जरूरी नहीं डेसिमल में दिया हुआ रहे, बस एग्जांपल में थ्रू मैं समझाता हूँ कि इर्रेशनल नंबर में क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिसको जब हम लोग लिखते हैं ना, उसका जब डेसिमल फॉर्म हम लिखते हैं तो वो कभी भी रुकता नहीं है, वो एकदम टर्मिनेट होता ही नहीं है वो, और रिपीट भी नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मान लो एक नंबर में लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ एक, जैसे कि मान लेते हैं अपन 2.3 डेसिमल नंबर लिखा मैंने। ये क्या हुआ कि डेसिमल के बाद 3 में पहुँचा और ख़त्म हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, एक रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मान लेते हैं 2.3333, यानी खत्म नहीं हो रहा। कि बार होता है ना, हम डिवाइड करते लेकिन खत्म नहीं होता है, डैश डैश आगे जाते जा रहा है, तो इसमें लेकिन खत्म तो नहीं हो रहा है, बट ये 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये भी क्या एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2.3, फिर मान लो आ गया 1, फिर आ गया 3, फिर आ गया 2 बार 1, फिर आ गया 3, फिर आ गया 3 बार 1, फिर आ गया 3, तो अब आएगा 4 बार 1, तुम लोग पता ही है पैटर्न चल रहा है, फिर 3 आएगा। और इस तरीके से ये क्या हो रहा है कि ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो ना, पहले मान लो कि इसको 31 आया था तो 311 आया, फिर 3111 आया, यानी कि पहले 1 टाइम 1 आया, फिर 2 टाइम 1 आया, तो इसको रिपीट नहीं कहा जाएगा। ये बार बार एक नया नंबर आता जा रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर को ही बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। हम लोग भी आगे बहुत डिटेल में सीखेंगे, खास करके RD शर्मा और RS की बुक में जब हम लोग को दिया रहता है ना कि दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालिए, इर्रेशनल निकालिए, तो वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बाकी इस वाले एक्सरसाइज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है √5 वाला क्वेश्चन कि √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। और इसके अलावा जो आपके एग्जांपल्स में √2 और √3 दिया है ना, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं कराऊंगा। जब मैं RD शर्मा या RS की बुक आपको कराऊंगा ना, तो उसमें वो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तब हम लोग वहाँ पर √2 और √3 वगैरह को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि हमारे पास 3.3 फंडिंग, कोई भी अगर ऐसा नंबर दिया हुआ है, जब हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसको डेसिमल वाला जब हम लोग एक्सपेंशन लिख रहे हैं, तो ना ही वो रिपीट हो रहा है और ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है। इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नाइदर रिपीट नॉर टर्मिनेट। ठीक है, यानी कि नहीं टर्मिनेट हुआ नहीं रिपीट हुआ, तो ऐसे नंबर को इर्रेशनल बोलते हैं। उसके अलावा अगर कोई नंबर रूट वाला हमारे पास दिया हुआ है जो रूट से कंप्लीट बाहर नहीं निकल पाएगा, जैसे कि मान लो √2 दिया हुआ है, तो √2 हम लोग जानते हैं रूट से कंप्लीट बाहर नहीं निकल सकता। अगर √4 दिया रहेगा तो √4 तो हमारा 2 बन करके बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे नंबर जो हमारे इसके बाहर निकल जाए रूट के, वो हमारे क्या कहलाएंगे, बोल सकते हो रैशनल नंबर। लेकिन ऐसे नंबर जो हमारे रूट से बाहर ही नहीं निकल पाए, जैसे कि हमारे जो प्राइम नंबर होते हैं, 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, अगर मैं √3 लिखूँ तो प्राइम नंबर होगा, √5 प्राइम नंबर होगा, √11 प्राइम नंबर होगा, √13 प्राइम नंबर होगा, तो वो नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उनका भी जब वैल्यू निकालोगे ना तो उसी तरीके से वो निकल करके आता है। ओके, तो ये कुछ थोड़ा सा जानकारी था रैशनल और इर्रेशनल के बारे में। अब एक चीज़ और समझ लो, हमने क्या पढ़ा था कि ये सारे जो नंबर्स होते हैं अलग अलग नाम रहते हैं ना। अब एक थैला पकड़ो, आप लोग क्या पकड़ो, एक थैला पकड़ो, और इस थैले में सारे रैशनल नंबर को भी भर दो। रैशनल नंबर कौन से हैं, ये सभी क्या हमारे रैशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारे रैशनल नंबर पकड़ लिए, और उसमें इर्रेशनल भी डाल दो। तो रैशनल और इर्रेशनल को मिला करके जब हमारा ग्रुप बनता है ना, उसको कहा जाता है रियल नंबर। उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ओके, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर सभी को मिला दो, तब हमारा जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। इज दैट क्लियर। अब हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, और बाकी देखो एनसीईआरटी करने के साथ साथ आपको एक ना एक कोई ना कोई से आपको या तो RD शर्मा या तो RS सवाल जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है ना वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। बाकी देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो बिल्कुल सही है। हमने क्या देखा, रियल नंबर क्या होते हैं, तो रैशनल और इर्रेशनल को मिला करके रियल नंबर बनता है। और यहाँ पर लिख दिया है कि जितने भी इर्रेशनल हैं वो रियल नंबर है, तो बिल्कुल जितने भी इस दुनिया में इर्रेशनल नंबर होंगे वो हमारे रियल नंबर के अंदर ही आएंगे। तो ये तो हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, इसका रीजन वगैरह आप लोग चाहो तो लिख सकते हो बुक से देख करके, बाकी एग्जाम में रीजन लिखने के लिए नहीं आता है, वो तो बस ट्रू फॉल्स के लिए आता है। तो इसका हो गया ट्रू हमारा। अगला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form √m where
m इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी कि जब हम लोग नंबर लाइन में कोई भी पॉइंट बनाते हैं तो वो हमारा रूट m के फॉर्म में आ सकता है, जहाँ पर m हमारा एक नेचुरल नंबर होगा। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी आप लोगों ने इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ा है। अगर रूट के अंदर हम लोग निगेटिव नंबर डाल दें, माइनस का √2 अगर मैं लिख दूँ तो ये एक इमेजिनरी नंबर कहलाता है। कभी भी तुम लोग देखना रूट के अंदर, तुम लोग अभी तक क्लास 10 में पहुँचोगे ना, क्लास 10 तक नहीं है, क्लास 11th का, जो बच्चे मैथ में थोड़ा सा हायर नॉलेज लेना चाहते हैं, क्लास 11th में जब मैथ अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तब उनको इमेजिनरी नंबर पढ़ना रहता है, तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, तो नंबर लाइन में अगर कोई भी नंबर हमारा माइनस में अगर आ जाता है तो उसको हम लोग रूट के अंदर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारा क्या होगा, एक फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। थर्ड में क्या बोल रहे हैं कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि जो रियल नंबर होते हैं हमारे, जितने भी रियल नंबर है वो इरेशनल होंगे। तो ये उल्टा कर दिया इसी को, और ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, ध्यान से समझो। हमसे बोल रहा है कि जितने भी रियल नंबर है, एवरी रियल नंबर, वो सभी इरेशनल होंगे। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि रियल के अंदर रैशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मैं 5 ले लेता हूँ। 5 क्या है, एक हमारा रियल नंबर है। कोई भी नंबर जो होता है वो रियल नंबर के अंदर ही आता है, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो। तो मैंने एक रैशनल का एग्जांपल लिया कि 5 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है और वो रियल नंबर भी है। तो जरूरी नहीं है कि जितने भी नंबर हैं रियल नंबर के अंदर वो सभी इरेशनल होंगे, हमारे रैशनल वाले नंबर भी रियल नंबर कहलाते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया उसी रीजन से। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो इस चैप्टर में, जैसे मैंने बताया, इस एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन है। ठीक, बाकी इस वाले को देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हमारे पास कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, यानी कि स्क्वायर रूट जो होंगे, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उसके क्या होंगे, इरेशनल होंगे क्या, है ना। वैसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, अभी मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाऊंगा कॉपी में। इफ नॉट, अगर नहीं होते हैं तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो एग्जाम्पल दे दीजिए। तो इसको देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको नोट्स भी देना है, और नोट्स के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो मैं सभी का नोट्स बना करके आपको फटाफट देता हूँ, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमने बना दिया इस तरीके से कि हमारा पहला वाला तो ट्रू था, फर्स्ट था, हमने एक्सप्लेन भी कर दिया वीडियो में, उसको हटा दो। सेकंड वाले का भी आंसर आपको समझ में आ ही गया था। हमसे बोला गया था कि क्या स्क्वायर रूट जो होगा हमारे पास, जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो क्या हमारे इरेशनल होंगे, तो बिल्कुल नहीं। अगर हमारे पास हम लोग ब्रैकेट स्क्वायर के अंदर कोई भी नंबर डाल रहे हैं, तो अगर मान लो हम लोग इस तरीके से प्राइम नंबर डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं, तब तो वो हमारा इरेशनल हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर मान लो अपन 25 डाल दिए, फिर 4 ही डाल देंगे, तो वो तो भैया एक रैशनल बन करके बाहर निकलेगा ना। 25 तो 5 बन जाता है, √16 तो हमारा 4 बन जाता है। तो ये सब हमारे रैशनल भी बन जाते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि नो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डाल दिया हमने, इजी क्वेश्चन था। मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के पास। ठीक है, तो देखो इसके लिए करना क्या है। सबसे पहले तो आपके पास इतनी चीज़ें होनी जरूरी है। चांदा होना चाहिए, प्रकार होना चाहिए, कंपास, प्रोटेक्टर, जो ही बोलते हो आप लोग अपने लैंग्वेज में, अंग्रेजी मीडियम वाले, मैं तो हिंदी मीडियम में, हम लोग इसको चांदा बोलते हैं, इसको प्रकार बोलते हैं। स्केल होना चाहिए, अगर 2 पेंसिल है तो अच्छी बात है, 1 पेंसिल से भी काम चल जाएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, हमको करना क्या रहता है ना, कि जो भी नंबर हमारे पास इरेशनल वाला दिया हो, रूट वाला दिया हो, उसको हम लोगों को एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज में लेकर आना रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, मैं यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया। मुझे क्या करना है कि जो भी नंबर को मुझे यहाँ पर शो करना है नंबर लाइन में, उसमें मुझे क्या करना है कि इसमें ये जो बेस है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको अपन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हमें बेस का और परपेंडिकुलर का कुछ ऐसा वैल्यू रखना है ताकि जब हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएं, तो इसका वैल्यू √5 आ जाए। अगर यहाँ पे √3 रहता है तो हम लोग इसका कुछ ऐसा वैल्यू रखते हैं कि यहाँ पर √3 आ जाए। वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रखना पड़ता है। तो अब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। ठीक है, अभी वैल्यू नहीं रख रहा हूँ ना मैं पाइथागोरस थ्योरम तुम लोगों को समझाता हूँ। पहले पाइथागोरस चचा ने क्या बताया था, पाइथागोरस चचा ने बताया था कि जो भैया h का स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हमको h का वैल्यू निकालना है तो इस स्क्वायर को ट्रांसफर करूंगा तो ये दोनों मेरे रूट में आ जाएंगे। b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर मेरे रूट में आ गया। अब आप क्या करो कि ये दिमाग लगाओ कि b का वैल्यू मैं कितना रखूं और p का वैल्यू मैं कितना रखूं कि यहाँ पर मेरा जो वैल्यू है वो 5 हो जाए। टोटल मेरा 5 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं b का वैल्यू 2 रखता हूँ, आप लोग यहाँ पर भी 2 रख सकते हो, लेकिन इसको 1 ही रखना तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग जो बेस है ना हमेशा उसको ज़्यादा लेना और परपेंडिकुलर को हमेशा 1 ही रखना, चाहे वो √2 आए या √3 आए या √5 आए, √8 आए, कुछ भी आए क्वेश्चन में। बाकी जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे NCERT RS वगैरह में तब मैं और इसको बताऊँगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर मैं इसको 2 रखूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये देखो ये मेरा 2 का स्क्वायर बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मुझे p को कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि p का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो मिला दोगे तो ये हो जाएगा आपका 4
+1 यानी कि रूट के अंदर 5 आ गया। और हमको मेन यही लाना है, अपने को दिमाग ये लगाना है कि हम किस तरीके से रूट के अंदर 5 ला सकें। तो यहाँ पर हम लोग बेस को जब 2 रखेंगे और इसको जब 1 रखेंगे तो आ जाएगा। अच्छा ये पता है तुम लोगों को, अभी शुरू में तुम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, जब तुम लोग लास्ट में जब अपना फाइनल एग्जाम देने जाओगे ना, या फिर हाफ ईयरली के टाइम पे जाओगे, तो उस टाइम में आप लोगों को लगेगा कि अरे यार ये तो सर जब शुरू में बताया था तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन तुम लोग इतना बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही कर लोगे ना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, या तो √2 आता है, या तो √3 आता है, या तो √5 आता है। तो इतना बार हम लोग प्रैक्टिस ही कर लिए रहते हैं कि हम लोगों को दिमाग में बिट जाता है कि हमको बेस कितना लेना है और पी को कितना लेना है। इतना दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता है, शुरू में थोड़ा सीखने टाइम लगाना पड़ता है, बाद में नहीं लगाना पड़ता है। तो हमने ये देखा कि जब हमने बेस को 2 लिया और जब हमने पी को 1 लिया तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना आ गया, √5 आ गया। इसको आप लोग डिटेल में यहाँ पर ही बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे नंबर लाइन के यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये लेकिन बनाना पड़ेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। तो अब क्या करो, सबसे पहले काम, अब तुम लोग नंबर लाइन बनाओ। ठीक है, नंबर लाइन में पेन से बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, तुमको बोल्ड दिखे। ज़्यादा लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक डिसेंट सा बना लेना। मैं 9 सेंटीमीटर का बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बना सकते हो तुम लोग। ठीक है, इसमें बस ये ध्यान रखना है, कहीं पे भी जीरो रखने के बाद ना एकदम डिजिट को अच्छे से नापना। मान लो यहाँ पर मेरा 1 सेंटीमीटर आ रहा है, ये मान लो मेरा 0 से मैं स्टार्ट किया, इस 5 को मैं 0 ले लेता हूँ, तो ये मेरा प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा प्लस में 3 हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर मेरा 4 हो गया। इधर भी -1 वगैरह कर ही देते हैं, नंबर लाइन बना रहे हैं तो थोड़ा सा माइनस वाला भी दिखा देते हैं भैया, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, -3 तक ले जाते हैं इसको ऐसे। ओके, इतना कर दिए, इतना ही में हमारा बन जाएगा। हमने क्या देखा कि जब हमने 2 लिया था बेस और यहाँ पर हाइट को 1 लिया था, तब हमारा √5 है ना। तो अब बेस को तो सबसे पहले आप लोग 2 सेंटीमीटर नाप लो, ये मेरा 0 है ना, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर कहाँ जाएगा, 2 सेंटीमीटर यहाँ तक होगा मेरा। ठीक है, तो एक लाइन ऐसे बनाओ, सबसे पहले तो एक प्यारा सा लाइन बनाओ। और ज़रूरी नहीं कि मैं इतना छोटा सा बनाया, तो तुम लोग इतना छोटा सा ही बनाओ यार, लेकिन मैं फालतू में छोटा बना दिया, बड़ा ही बना लेना था मेरे को। क्या मैंने फालतू में ही छोटा बना दिया, अगर मैं बड़ा बनाता तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता तुम लोगों को। क्या यहाँ पर फिर अब मेरे को 90 डिग्री एंगल बनाने में दिक्कत होगा थोड़ा सा, और तुम लोग ही एग्जाम में फिर कंफ्यूज हो गए। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, रुको। तो चलो मैं ऊपर में ही लाइन बना लेता हूँ, दूसरा पेज बनाने से अच्छा है, यहीं पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस बार मैं क्या करूँगा कि जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर से 0 स्टार्ट किया, 8 को यहाँ पर मान लेता हूँ मैं 0 है, तो मैं थोड़ा दूर दूर में एक यूनिट लूँगा। ये जो 2 सेंटीमीटर है उसको मैं 1 लिखूँगा। जरूरी नहीं कि आप वहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 1 लिखो, आपको यूनिट जानना जरूरी है ना। जब कभी भी आप इस तरीके से बनाओ तो ये 2 जो है, ये 2 सेंटीमीटर जरूरी थोड़ी है। आप बड़े से पेज में बनाओ तो मीटर भी ले सकते हो, तो इस तरीके से होता है। तो मैं 2-2 यूनिट का ले लेता हूँ ताकि तुम लोग को जब ड्रॉ करो एग्जाम में तुम लोग भी बनाना है, तो मैं वो सिखा रहा हूँ। पिछले बार जब मैंने सिखाया था बच्चों को ना, तो मैंने छोटा सा बना दिया था, बच्चे कंफ्यूज थे, कमेंट किए थे, तो इसीलिए मैं इस बार थोड़ा सा बड़े से बना देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा 2 सेंटीमीटर का और दूरी पे मेरा 2 आ जाएगा, यहाँ पर मेरा 3 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 4 आ जाएगा। थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे ऐसे एरो बना देता हूँ और इसको मैं 4 लिख देता हूँ, इससे जरूरत नहीं पड़ने वाला 4 का फिर भी। और इधर मैं बस मैं -1 तक कर देता हूँ, ये वाला मान लेता हूँ मेरा -1 है, क्योंकि हमारे पास तो पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं, तो पॉजिटिव ही लेना है मेरे को। तो सबसे पहले मैंने तुम लोग क्या बताया कि सबसे पहला काम करो, तुम लोग 0 से लेकर के 2 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाओ जो बेस रहेगा। हमको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का बेस बना दिया, क्योंकि हमको बेस जो है वो 2 लेना है। यहाँ पर तुम लोगों को दिखा चुका हूँ मैं। अब तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का एकदम सीधा लाइन बनाना है ना, क्योंकि राइट एंगल है। तो सीधा लाइन बनाने के लिए हम लोग चांदा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, एग्जाम में अगर तुमने इसका यूज़ किया तो गलत हो जाएगा। तुम लोगों को प्रकार का यूज़ करना है। कैसे करना प्रकार का यूज़, तुम लोग मैंने सिखाया है, मैंने पहले वीडियो भी बना दी है, तुम लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो, जहाँ पर मैंने सिखाया था कि इससे कंपास से एंगल कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर सेंटर में रखते हैं और एक छोटा सा चांद बनाते हैं, देखो ना इस तरीके से। तुम लोग को मैं जैसे पहले बढ़ाता था, बताओ पहले वही दिन दोबारा से आ गए, कोई बात नहीं, तुम लोग को डिजिटल बोर्ड में भी इसको सिखाऊंगा बनाने। तो इस तरीके से चांद बनाया तुम लोगों ने। उसके बाद ये जहाँ पर कट हुआ है ना, वैसे वहाँ से एक लाइन बनाओ, पहला लाइन। आर्क चेंज मत करना, ध्यान रखना, आर्क को चेंज नहीं करना है। ये पहला लाइन हुआ, ये 60 डिग्री का कटता है, और फिर उस 60 डिग्री में रखोगे, और फिर दूसरा जब कट करोगे ना, तो ये मेरा 120 का कटता है। फिर 60 से ही ऊपर में मारो, यहाँ पर ऐसे एक चंदा मारो। अरे यार ढीला कैसे हो गया पेंसिल मेरा, ढीला मत हो, दिक्कत होगा, हिल जाएगा। तो रुको एक सेकंड, टाइट करता हूँ इसको मैं, टाइट हो जा, हो गया टाइट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 60 से रख करके यहाँ पर ये आर कट किया, थोड़ा सा छोटा हो रहा है, इसको बराबर कर लेता हूँ ताकि तो मेरा एग्जैक्ट बने। ठीक, देखो ये वाला मैंने ऐसे आर कट किया, और उसके बाद फिर मैं 120 वाले में, ये जो 120 का मेरा लाइन ना, इसमें मैं ऐसे रखूँगा इसके नोक को, और फिर वही दूसरा बार उसी आर को वापस से कट कर दूँगा। तो इससे होता क्या है ना कि ये जो मेरा पॉइंट है, देखो ये जो मेरा पॉइंट है और ये पॉइंट, जब मैं इन दोनों को मिला करके लाइन बनाऊंगा ना, तो मेरा एग्जैक्ट 90 डिग्री का लाइन बनेगा। तो ऐसे ही तुम लोग को भी एग्जाम में बनाना है, अभी बता दे रहा हूँ। तुम लोग और बड़ा चाहो तो और बड़ा ही बना सकते हो, लेकिन इतना इनफ रहता है। ठीक है, मेरे को लगता है मेरा थोड़ा सा हिल गया ना, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, शायद तुम लोग को दिख रहा होगा हल्का सा टेढ़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा वो पेंसिल हिल गया था इसलिए उससे हो गया।
तो हमारा एकदम ये जो लाइन बनेगा इसको, अच्छा अभी पहले तुम लोग एकदम लंबा सा बनाओगे ना, जरूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर नाप के बनाओ, पहले तो एकदम ऐसे लंबा सा बनाओगे और ये लाइन मेरा क्या कहलाएगा, ये एंगल मेरा राइट एंगल बन गया। ओके, हल्का सा है 1 सेंटीमीटर मुझे लग रहा था, उससे कम हो गया, 1 सेंटीमीटर झुक गया है, 89 हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग अगर एग्जाम में हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, उसको सीधे ही ले जाना, तुम लोग 90 डिग्री दिखाना वहाँ पे, ठीक है। अब क्या करोगे कि जितना तुम लोगों ने यहाँ पर 1 यूनिट लिया था ना, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट कितना था हमारा, 2 सेंटीमीटर था। तो अब यहाँ पर आप लोग इसको 2 सेंटीमीटर नापोगे, जिसको हम 1 यूनिट बोलेंगे, हम सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये मेरा 1 यूनिट हो गया, 0 से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक दिख रहा है। यहाँ पर अगर तुम इसका यूज़ नहीं करना चाहो तो इसी में कर सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 यूनिट, ठीक है। अब क्या करना है कि 2 में रखना है, सॉरी इस वाले पॉइंट में रखना है और एक आर कट करना है जो 1 यूनिट में जाए। तो ये देखो मेरा एकदम एग्जैक्ट वहीं पर जा रहा है जहाँ पर मेरा पॉइंट आया, जरूरी नहीं तुम्हारा यहीं पर है, तुम्हारा नीचे भी आ सकता है, 1 यूनिट ऊपर भी आ सकता है। वो मैंने जो चंदा का ये जो लिया है ना, ये वाला साइज, इसकी वजह से मेरा एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर आ रहा है, तुम्हारा जरूरी नहीं कि यहीं पर 1 यूनिट है। ओके, तो अब ये चूंकि मेरे यहाँ पर 1 यूनिट आया, इसका मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा क्या है, 1 सेंटीमीटर है। इसको अगर मैं देखूँ, अगर मैं कुछ नाम देना चाहूँ तो मेरा ए पॉइंट देता हूँ इसको, और इस वाले का नाम मैं दे देता हूँ पॉइंट बी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ए बी, ये मेरा कितना हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, ये मेरा 2 यूनिट था। ये बस मैं तुम लोग समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तुम लोग एग्जाम में सब नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मेरा बी है, इस वाले पॉइंट को मान लो मैं सी नाम दे देता हूँ। तो मेरा जो बी सी है यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ पर नहीं लिखूँगा यार, यहाँ पे लिखूँगा तो थोड़ा सा भी खराब दिखेगा। तो ये जो बी सी मेरा बना हुआ है ना, ये मेरा 1 यूनिट है। यहाँ पर आप लोग 1 ऐसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। अब क्या करना है कि अब आपका काम कंप्लीट हो गया, बस आपको अब चंदा बना देना है, एक छोटा ट्रेंगल बना देना है। ये वाला पॉइंट से 0 को मिला दो, तो ये हमारा ट्रेंगल बन गया। तो हमने क्या सीखा था कि अगर मैं ये लाइन को 2 लेता हूँ और इसको 1 लेता हूँ, जैसे कि हमने रफली सीखा था, तो ये वाला मेरा ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली मेरा √5 आ जाएगा। तो अब ये तो अभी ऊपर जा रहा है ना, हमको तो नंबर लाइन में बताना है √5 कहाँ पर आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है तुमको, ये √5 कितना लंबा है वो नापना है। देखो ये मेरा √5 ऐसे ना, ये देखो यहाँ पर आ रहा है एकदम, ये जो मेरा लेंथ अभी आया है ये √5 का लेंथ आया है, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना, इसी को ऐसे आगे बढ़ा करके ऐसे लंबा लाइन तक इसको ले जाना है। ये देखो जो सर्कल मेरा कट हो रहा है ना, ये √5 का ही कट हो रहा है। ओके, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक मेरा √5 है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर भी मेरा जो आ रहा है ना, ये जो लाइन लेंथ आ रहा है यहाँ पर, जहाँ पर ये पहुँच रहा है मेरा पेंसिल, ये पॉइंट भी √5 को ही रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो है लाइन, ये √5 है। तो इसको आप ऐसे शो कर दोगे एरो बना करके कि भैया यही मेरा √5 है। तो इस तरीके से √5 को, √3 को, √2 को बनाया जाता है। मेन रहता है इसको समझना। ये अगर आपने बना लिया तो ये आराम से बन जाएगा। इसका प्रैक्टिस करना, बस 90 डिग्री का एंगल बनाना है, सीधा लाइन बनाना है और इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। ओके, तो ये भैया हमारा √5 बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं रफली लिख देता हूँ कि हमने क्या क्या लिया था। हमने ए बी को लिया था 2 यूनिट्स, ठीक है। ये गलत है ना, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। ए बी को हमने 2 यूनिट लिया हुआ था। बी सी जो है हमारा परपेंडिकुलर, उसको हमने 1 यूनिट लिया था। उस वजह से हमारे पास जो ए सी बना, ये जो लाइन बना, इसलिए जो ए सी हमारा बना वो कितना होगा, वो √5 होगा। अगर आप एग्जाम में ऐसे लिख दोगे ना तो आपको टीचर दिल खुश हो जाएगा, बोलेगा अरे वाह बेटा तुम तो बहुत अच्छे से लिखो, साफ सुथरा के साथ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है बच्चे लोग, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्लासरूम एक्टिविटी है, वो तुम्हारे क्लास में कराया जाएगा, टीचर कराना चाहें तो, अदरवाइज उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। रैशनल इरेशनल मैंने शुरू में आपको समझा दिया। उसके बाद हमने ये भी चीज़ ट्रू फॉल्स समझ लिया अच्छे से डिटेल में, और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन कर लिया। नोट्स के लिए आप लोगों को क्या करना पता है ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप का भी मैंने लिंक दे दिया है, सब ज्वाइन कर लीजिए। और थोड़ा सा मेरा एक हेल्प करना है आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी करने देना है, ताकि नए बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं, क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक का। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस के लिंक चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा ना उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यानी कि इनका आपको पहले तो डेसिमल फॉर्म बताना है, पहले लिखना है डेसिमल फॉर्म, उसके बाद आपको बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल है। टाइप का डेसिमल का मतलब क्या होता है? देखो डेसिमल जो होते हैं ना वो आपके 2-3 टाइप के आप कह सकते हो। जैसे कि हमारे पास एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले एक्सरसाइज में बताया था, जिसे हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, आइए अपन इसको सॉल्व करते हैं और फिर सॉल्व करके मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कौन सा डेसिमल जो है वो किस तरीके का है।
तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 36/100। अगर अपने इसको डिवाइड दें तो डिवाइड देने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे में 2 जीरो है, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे यहाँ पर 36 लिखोगे और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.36। ठीक है, इतना तो पता ही है, क्लास 9 में आ गया। तो 0.36 आ गया ना, इसके आगे ये जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, यहीं पर खत्म हो गया। तो जो खत्म हो जाता है डेसिमल, वो डेसिमल कहलाता है टर्मिनेटिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। ओके, और टर्मिनेटिंग वाले जो होते हैं ना वो रेशनल होते हैं। अभी और भी जो क्वेश्चन हैं हम लोग करते जाएंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि रेशनल और इरेशनल में कौन सा फर्क है। सो जो अगला क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है 1/11, और 1/11 को जब आप डिवाइड दोगे तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 0.09, फिर से आपका आएगा 09, फिर से आपका आएगा 09। इस तरीके से ये बार बार 09 आएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख सकते हो। कैसे डिवाइड देना आपको पता है ना, एक तो बस समझा देता हूँ मैं। सिंपली क्या करो, 11 को बाहर लिखो, अंदर में ट्री के अंदर में 1 को लिखो। 1 छोटा है तो यहाँ पे डेसिमल लगाओगे, इसमें 0 बढ़ाओगे अभी भी, लेकिन 10 भी छोटा है 11 से, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक 0 लिखोगे और फिर एक 0 बढ़ाओगे। फिर हमारा 11 9 जा क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा, और माइनस करोगे तो 1 आएगा। देन फिर वही काम करना है कि हमारे पास यहाँ पर अब ये 1 0 बढ़ाने से तो काम बनेगा नहीं। अभी 1 0 अगर मैं बढ़ाता भी हूँ तो कोई फायदा नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे और फिर से यहाँ 0 बढ़ा करके इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 0.0909 इस तरीके से आते चला जाएगा। और जब इस तरीके से कोई नंबर आता है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये देखो हमारे पास टर्मिनेट नहीं हो रहा है, देखो खत्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, आगे आते जाएगा, बार बार वही चलेगा, लेकिन ये हमारा रिपीट जरूर हो रहा है। 09 आया, फिर 09 आया और फिर 09 आया, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है भाई, बट रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको रिपीटिंग भी जरूर लिखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। तो ये पहला भी हुआ है, अभी और इसी टाइप से हम बनाते जाते हैं। ठीक है, मैंने डिवाइड वगैरह पहले ही कर लिया है ताकि वीडियो में ज़्यादा लेंदी ना हो और आप लोगों को मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझ जाओ। डिवाइड करना तुम लोगों को क्लास 3-4 में सिखाया गया था। तो 3/13 है, इसको जब हमने डिवाइड दिया तो ये कुछ इस तरीके से आया था। ये आया था हमारा 0.230769 और फिर से वही चीज़ आ रहा था 230 और फिर से 769, ऐसे यानी कि चलते चला जाएगा आपका, बार बार इतना ही आते जाएगा। तो जब इस तरीके से ये आ रहा है तो यहाँ पर भी आपका देखो बार बार कंटिन्यू आ रहा है, तो इसमें डॉट 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 ऐसे जरूर लगाओगे कि ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये बार बार यही आ रहा है। तो ये भी हमारा क्या होगा कि हमारे पास भैया टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन देखो 230769 फिर 230769 बार बार आ रहा है, तो इसको भी यही चीज़ सेम टू सेम लिखोगे कि ये भी हमारा कैसा है? ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये क्या हो रहा है? रिपीट जरूर हो रहा है, तो इसको रिपीटिंग हम लिख देंगे इस तरीके से। ओके, जो अगला क्वेश्चन हमारे पास 4th नंबर में दिया हुआ है, एक सेकंड यार, ये थर्ड, अच्छा सॉरी मैं 4th वाला क्वेश्चन उतार लिया, सॉरी एक सेकंड, ये हमने 4th का उतार लिया था, यही 4th है। हमारा जो 3rd वाला है उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है 4 and 1/8 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मिक्स को क्या करोगे? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे। उसका तरीका ये है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर में ऐड कर दो। 8 4 32 होता है, 32 में 1 ऐड करोगे तो 33 आएगा। तो 33 डिवाइड बाई 8 जो होगा इसका मिक्स सॉरी इम्प्रॉपर फॉर्म हो गया। अब जब आप इसको डिवाइड दोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 4.125, और जब ये आ गया यानी कि यहाँ तक आकर के खत्म हो गया ना, इसके आगे अब नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी कैसा है? ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको भी लिख देते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, एक सेकेंड ना, मैंने थोड़े से कुछ कपड़े वगैरह कंबल वगैरह सुखाए हैं बाहर और बादल गरज रहे बहुत जोर से, मैं उसको उतार करके आ जाता हूँ फटाफट। चलो हमने कपड़े भी उठा लिए और यहाँ पर मैंने इसके आंसर भी लिख दिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। 2/11 है, इसको डिवाइड दोगे तो 0.1818 करके आएगा, और ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन ये रिपीट हो रहा है। और लास्ट वाला जो नंबर है 329 डिवाइड बाई 400 है, आप इसको 4 से डिवाइड देना और बाद में क्या करना, 2 डिजिट पर डेसिमल लगा देना। यानी कि आप जब 4 से डिवाइड दोगे ना तो 82.25 आएगा, फिर इसमें डेसिमल लगाओगे 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर आपका डेसिमल आ जाएगा, यानी कि पॉइंट में 8225 आ जाएगा। और ये भी खत्म हो जा रहा है, इसलिए भी क्या होगा? हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि टर्मिनेटिंग है। अच्छा एक चीज़ समझ लो, ये कभी भी अगर हमारा टर्मिनेट हो रहा है या फिर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ऐसे जो डेसिमल होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं? ये हमारे रैशनल होते हैं ना, इनको अपन रैशनल नंबर बोलते हैं। इरैशनल ये नहीं होंगे। इरैशनल कैसे होते हैं? कि जो ना ही हमारा टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो ये वाला थोड़ा सा बड़ा आया था ना, इसी में मैं एक और एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। मान लो कि हमारे पास आता 0.230769, उसके बाद फिर रिपीट हो रहा था 23, उसके बाद मान लो 8 आ जाता, 5 आ जाता, 2 3 आ जाता, कुछ भी आ जाता है, यानी कि रिपीट नहीं होता, बस उल्टा सीधा कुछ ना कुछ नंबर अलग अलग बार बार आते रहता, तो इसको ही बोलते हैं इरैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर कोई नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो ऐसे नंबर हमारे रैशनल होते हैं। तो ये जितने भी हमने नंबर लिए थे सब रैशनल थे, क्योंकि सभी देखो P/Q के फॉर्म में थे। ठीक है, आगे तुम लोग इरैशनल भी और डिटेल पढ़ोगे, फिलहाल तुम लोग अगला क्वेश्चन को बनाओ और सेकंड वाले में देखो क्या है। तो यू नो दैट, आपको पता है कि अगर 1/7 निकालें तो वो आएगा 0.142857 के ऊपर में बार। अच्छा, इस बार का भी मतलब आपको मैं समझाई देता हूँ फटाफट। देखो क्या होता है ना कि
कि जब हमारे पास कोई नंबर बार बार रिपीट होता है, देखो जैसे 090909 आ रहा था ना, रिपीट हो रहा था ना, तो इसी को ऐसे भी लिखते हैं 0.09 और ऊपर में बार लगा दिया जाता है। बार का मतलब ये होता है कि ये भैया बार बार आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप इसको एक बार लिख करके 23076 तक लिख करके ऊपर में बार लगा सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 0.18 और ऊपर में से बार लगा सकते हो। तो यही हमारा क्या होता है, इस चीज़ को दिखाता है कि ये नंबर जो है ना, जिसके ऊपर भी बार लगा हुआ है, समझ जाओ कि वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि यही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है 1/7 को डिवाइड करने पर। तो हमसे बोल रहे हैं कि कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। यानी कि हमसे बोल रहे हैं कि अगर इसका वैल्यू इतना है तो क्या तुम 2/7 का 3/7 का वैल्यू निकाल सकते हो बिना डिवाइड किए? तो ये हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ 1/7 है, अगर 2/7 का निकालना है तो केवल इसमें मेरे को 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर भी 2 का कर दो और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए मैं आपको कॉपी में करके समझाता हूँ। देखो इसको ऐसे लिख लेना सबसे पहले कि यस वी कैन प्रिडिक्ट, हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमें दिया हुआ है वी हैव करके लिख देता हूँ इसको मैं, हमारे पास है 1/7 इक्वल टू इतना। अब मुझे इसको ही 2/7 अगर बनाना रहे तो मैं क्या करूँगा, तुम ही बताओ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/7। अगर 2 × 1/7 करूँगा तो मेरा 2/7 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। उसी तरीके से इस साइड भी आप क्या करो कि जो 0.142857 दिया हुआ है ना, इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो। तो जब मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो कितना आएगा आपका, 2 7 जा 14 का 4, कैरी हो गया आपका 1, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1, फिर से कैरी 1 हो गया, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7, कैरी हो गया 1, 2 2 जा 4 और 1 हमारा 5 आ जाएगा, 2 4 जा 8 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा। डेसिमल लगा करके 0 को उतार दो और इसके ऊपर भी बार जरूर लगा देना, ठीक है, ताकि ये क्या हो जाए हमारा जैसे दिया था उसी तरीके से आ जाए। तो यानी कि हमको प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली जितना कभी हमको वैल्यू बोल रहे हैं ना उतने से केवल मल्टीप्लाई कर देना है। 2/7 के लिए 2 से किए, 3/7 के लिए 3 से करेंगे। चलो मैं कुछ का आंसर लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स कंप्लीट करने में आसानी हो। बाकी हम लोग यहाँ पर सभी का मल्टीप्लाई नहीं करते रहेंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। सो यहाँ पर कुछ आंसर हमने लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो नोट्स कंप्लीट करने में। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन देखो नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन आते हैं प्लस करने के लिए। देखो इसमें बोल क्या रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म P/Q। आपको P/Q के फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। इसको ये क्या बोल रहा है कि P और Q इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि हमको इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर जो दिया था ना अपने को P/Q का फॉर्म दिया था और इसको हमने इस टाइप से लिखा था, देखे थे ना, जब हमारे पास रिपीट हो रहा था हम ऊपर में बार कोड बना दे रहे थे, बस उसी तरीके, बार कोड नहीं बार बोला जाता है, उसी तरीके से बस इसको उल्टा कर देना और यहाँ ले जाना है। अब कैसे उल्टा करते हैं, इसका मेथड क्या है, आइए मैं आपको वो सिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 0.6 एंड ऊपर में बार बना हुआ है। सबसे पहला काम क्या करो, इसको आप डेसिमल के फॉर्म में लिखो। तो अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या लिखाएगा 0.66, है ना। इसी तरीके से और जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे 6 छुपे हुए हैं, हम लोग सबको डॉट 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 कर देते हैं। ओके, अब जो पहला स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, इसका देखो स्टेप आपको सीखना पड़ेगा ना, याद करना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको ये जो इसका वैल्यू है ना, इसको x मान लेना है। लेट x इक्वल टू 0.666, ठीक है, और डॉट 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 कर दो इस तरीके से ताकि पता चल जाए भैया कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आप डॉट नहीं लगाओगे इसका मतलब कि वो खत्म हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए डॉट जरूर लगाना है ताकि पता चल जाए कि रिपीट हो रहा है। अब क्या करना है, अगले स्टेप में आप दोनों साइड पहले 10 से स्टार्ट करो मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, ठीक है। हम लोग दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग जानते हैं ना, कोई भी इक्वेशन दिया हो लेफ्ट और राइट जब दोनों साइड पे अपन सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। क्योंकि अगर मैं इधर भी 10 लिखूँ मल्टीप्लाई में और इधर भी 10 लिखूँ तो ये 10 इधर जाकर के डिवाइड में आ जाएगा और फिर कट ही हो जाएगा। तो हम लोग दोनों साइड में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से कर सकते हैं। तो जब मैं इधर करूँगा तो ये मेरा 10x हो जाएगा, और जब मैं इस साइड करूँगा तो ये डेसिमल जो है 1 डिजिट आगे खिसक करके चला जाएगा। यही होता है ना, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल का तो 1 डिजिट आगे जाता है, जब 100 से करते हैं 2 डिजिट आगे जाता है। तो ये मेरा 6 बन जाएगा और 6 पॉइंट में फिर देखो यहाँ पर 1 डिजिट आगे जाएगा तो 06 बनेगा, लेकिन 06 लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि अब डेसिमल की इधर है 06, तो 0 को हटा दो, कोई जरूरत नहीं लिखने का। तो 6 पॉइंट में 6 आ जाएगा। अब मैं एक 6 और लिख देता हूँ। अब बोलोगे सर कहाँ से एक 6 लिया, यहाँ तो 3 ही 6 लिखे थे आप, यहाँ पर टोटल 4 6 आपने लिख दिया। तो मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे 6 छुपे हुए हैं, हमने बस उस डेसिमल में से ये जो डॉट डॉट बना हुआ था इसमें से एक 6 हमने बाहर निकाल करके लिख दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आप पहले वाले को मानो इक्वेशन नंबर 1, दूसरे वाले को मानो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, ठीक है। देखो अभी मैं पहले प्रोसेस समझा देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कैसे हमने क्यों किया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 2। तो जब 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से 10 में से 1x माइनस हो जाएगा तो 9x आ जाएगा। और इस साइड में देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद भी 6.666 डैश 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 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 666 और डैश 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 दिया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा इसमें से माइनस हो जाएगा, तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। ये डेसिमल की इधर वाला और डेसिमल के इधर वाला पूरा पूरा माइनस हो जाएंगे आपस में। देखो इसको मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को ना शुरू में जब क्लास 9 में पहुँचते तो बहुत डाउट रहता है। तो देखो इस तरीके से हो रहा है, 6.666 है, इसमें डॉट 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 कर देता हूँ मैं, उसके पास उसमें से माइनस कर रहे हैं अपन 0.666 डॉट 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 को। जब माइनस करेंगे तो ये सब तो पूरा आपस में खत्म हो जाएगा। डेसिमल की इधर 6 में 6 माइनस होगा 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, है ना। डॉट 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 उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 0 0 डॉट कितना 0 0 कितना बार लिख लो, कोई मतलब नहीं है। इधर हमारा 6 में से 0 माइनस होकर 6 आ जाएगा, यानी इसको मैं पूरा पूरा क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। 6 के बाद 0 है, डेसिमल के बाद तो कुछ नहीं लिखना है उसको, तो ये माइनस होकर के मेरा 6 आ गया, तो इसको 6 को उतार दो। सो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 6, और ये 9 इधर आकर के डिवाइड में आ गया, तो x की जो वैल्यू होगी, अब 3 से दोनों कट हो रहे हैं तो 3 2 जा 6 कर दो और 3 3 जा 9 कर दो, दोनों को कट कर दिया हमने 3 से। तो x का जो वैल्यू है वो 2/3 है p/q के फॉर्म में। ये x क्या था, x हमारा यही नंबर था जो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था, और उसी नंबर को हमने p/q के फॉर्म में किया। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि जरूरी नहीं है कि पहले बार में ही आपका हर बार आंसर आ जाए। 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो इस बार तो हमारा डेसिमल के बाद इस तरीके से आ गया कि हम माइनस करें तो हमारा डेसिमल गायब हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में हमारा 10 में ही माइनस करने के बाद आंसर आ जाए, यानी डेसिमल गायब हो जाए। तो हम लोग फिर 100 से भी करते हैं, फिर 1000 से भी करते हैं। हमको कुछ ऐसा करना है कि डेसिमल के बाद में सेम टू सेम आना चाहिए। यहाँ पर तो डेसिमल के बाद सेम टू सेम एक ही बार में आ गया, देखना भी आगे क्वेश्चन में एक बार में नहीं आएगा, तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे आइए वो समझाता हूँ। तो देखो जो अगला क्वेश्चन वहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0.4 और 7 के ऊपर में बार बना हुआ है। ठीक है, 7 के ऊपर बार बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो 0.4 लिखेंगे, और जो 7 है वही केवल हमारा रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है ना। अगर 4 रिपीट होता तो 4 के ऊपर ही बार बने रहता, ये ध्यान रखना है। ओके, तो हम लोग इसको x मान लेते हैं कि लेट करके वही x इक्वल टू हमारा 0.4777 डॉट 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 हो गया। अब आप लोग पता ही है सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाई 10 से। मैं शॉर्टकट में बाई 10 लिख देता हूँ, समझ जाना तुम लोग, बाकी डिटेल में जब एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 10x हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में एक डिजिट आगे चला जाएगा। तो देखो ये मेरा 0 नहीं होगा, जब ये आगे चला जाएगा तो 4 पॉइंट हो जाएगा, तो 4.777 डॉट 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 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो पिछले बार तो ये काम बन गया था, इस बार नहीं बन रहा है। इस बार डेसिमल के बाद 4777 है, और इस बार डेसिमल के बाद केवल 777 है। अगर मैं इसको इससे माइनस करूँगा तो मेरा पूरा पूरा माइनस नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूँ, मैं एक बार फिर आगे जाऊँगा, फिर अब इसका मैं फिर से एक बार मल्टीप्लाई करूँगा 10 से। ठीक है, जब मैं इसका फिर से 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, अगेन इसको लिख देता हूँ एक बार फिर ताकि कन्फ्यूज ना हो जाए, अगेन मल्टीप्लाई बाई 10। अगर मैं फिर से एक बार मल्टीप्लाई करता हूँ तब क्या होगा, ये 10 से मल्टीप्लाई होकर के 100 बन जाएगा, 100x आ गया, और इक्वल के उस साइड में डेसिमल एक डिजिट और आगे खसक जाएगा, तो ये मेरा 47 बन जाएगा, और पॉइंट में ये जो 7 है इसको उतार दो और एक बार और 7 लिख दो, क्योंकि बहुत सारे 7 छुपे हुए हैं, डॉट 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 कर दो। अब देखो कि यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद 3 7 आ रहा है, और इसमें भी डेसिमल के बाद 3 7 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को यूज़ करेंगे। अब इसका कोई वैल्यू नहीं, इसको छोड़ दो। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मानना चाहो तो मान सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो और इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो। आप इसको 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ले तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको इक्वेशन 1 लिख दिया ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे भैया, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 100 में से 10 माइनस होगा तो 90x आ जाएगा लेफ्ट में, और इक्वल के राइट में जैसे मैंने आपको बताया डेसिमल वाला पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा इसका इससे। साथ ही साथ हमारे बचेगा 47, और 47 में से 4 माइनस होगा। डेसिमल के लेफ्ट वाले जो हैं वो आपस में माइनस होते हैं और राइट वाले आपस में माइनस होते हैं, तो ये माइनस होगा 47 में से 4, तो 43 आ गया। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा 43, 90 इधर जाकर के डिवाइड में 90 आ गया, और ये तो कट भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि x का यही वैल्यू होगा। तो यही हमारा p/q का फॉर्म हो गया सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। चलिए एक थर्ड क्वेश्चन बचा है, उसे भी बना लेते हैं फट से। तो देखो थर्ड वाले में हमारे पास है 0 पॉइंट में 001 और ऊपर में बार बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 001 और फिर से 001 जो है रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको दोबारा ऐसे लिख दिए। ओके, इसको x मान लेते हैं, x इक्वल टू 0 पॉइंट में 001 फिर से 001 डॉट 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 कर दो। अब देखो यहाँ पर दिमाग लगाओ तुम लोग ना, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मेरा काम बनेगा, क्या 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, फिर 01 और 001 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं करके दिखा देता हूँ, कई बार टीचर लोग डायरेक्ट कर देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। अगर मैं 10x करूँगा, इस साइड 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा डेसिमल यहाँ जाएगा, तो मेरा 0 पॉइंट में 01 हो जाएगा, है ना। ये डेसिमल यहाँ गया तो 0 2 ठो रहेंगे, तो एक ठो लिख दिया मैंने 0.01 ये वाला, और फिर से ये 001 उतार दिया, डॉट 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 कर दिया हमने।
तो अब देखो डेसिमल के बाद अलग अलग हो गया ना, यहाँ पर तो 0 1 है और यहाँ 0 0 1 है, तो 10 से नहीं होगा। अगर मैं 100 से करता, 100x कर दूँ इधर, तो इधर भी मेरा क्या होगा, फिर से इसमें 100 करने के लिए मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी मैं 10 से करूँगा तो एक डिजिट और आगे खिसक जाएगा ये। तो अब ये मेरे पास हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ जाएगा तो फिर से 0.1001 डॉट 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 ऐसे आ जा रहा है। अब ये भी देखो हमारा डेसिमल के बाद अलग हो गया, ये 1 से शुरू हो रहा है, ये 0 से हो रहा है, डबल 0 शुरू हो रहा है, तो 100 से भी नहीं बना। तो अगला क्या काम करेंगे, 1000 से करेंगे। जब आप लोग बहुत बार इस टाइप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप लोग एक ही बार में डायरेक्ट 1000 से भी कर सकते हो। जब दिमाग काम करे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, गलत नहीं कहलाएगा, वो भी सही कहलाएगा, ठीक है। उसी तरीके से पिछले वाले में आप डायरेक्ट 100 से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया। तो यहाँ पर जब मैं 1000 से करूँगा तो एक डिजिट और आगे चला जाएगा, तो ये मेरा 1 है ना, उसके बाद डेसिमल लग जाएगा और फिर ये 0 0 1 हो जाएगा और डॉट 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 में से फिर से मैं 0 0 1 को उठा लेता हूँ और फिर डॉट 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 कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे 0 0 1 हैं। अब देखो 0 0 1 यहाँ भी आ गया 0 0 1 और यहाँ पर पहला वाले में 0 0 1 है, तो इक्वेशन 1 इस बार काम करेगा, इक्वेशन 2 का कोई काम नहीं है, इक्वेशन नंबर 3 का भी कोई काम नहीं कर रहा है ना, दोनों सब अलग अलग हो जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 4, तो हमारा 4 और 1 जो है ये मैच खा रहा है, तो हम लोग 4 और 1 को आपस में सेपरेट कर देंगे। बस देखना यही है कि मैच कहाँ पर खा रहा है आपका, डेसिमल के बाद वाला सेम कहाँ पर है। तो यहाँ पर लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े वाले से, फ्रॉम 4, ठीक है। 4 में से 1 को माइनस करोगे तो 1000 में से 1x माइनस होगा तो 999x आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू उस साइड में ये वाला पूरा पार्ट, इस वाले पूरे पार्ट को माइनस कर देगा, खेल खत्म। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो x की जो वैल्यू है ये यहाँ से 1 डिवाइड बाई 999 आ गई। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वही यही वाला है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपसे बनना चाहिए। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सो फोर्थ वाले में बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस कीजिए इस वाले डेसिमल को p/q के फॉर्म में, एंड क्या आप सरप्राइज हो जाते हैं अपने आंसर से। अरे वाह, आप अपने आंसर सरप्राइज भी होने वाले हैं। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, यानी कि अपने टीचर से आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये आंसर किस तरीके का सेंस बना रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। देखो तुम सरप्राइज क्यों होने वाले हो अभी आपको समझ में आएगा फटाक जब मैं इसका आंसर बनाऊंगा। तो हमारे पास दिया हुआ है 0.999 है ना, इस तरीके से कितना बार दिया था, 3-4 बार दिया था का, हाँ बहुत बार दिया हुआ है। चलो हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से दिया हुआ है, 99 जो है रिपीट हो रहा है। ओके, हम इसको x मान लेते हैं, x का जो वैल्यू है वही हमारा 0.9999 है ना, इस तरीके से डॉट 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 कर दो। अब अगर मैं इसको 10x बनाता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा और फिर ये 9.9999 हो जाएगा और ये डॉट 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 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारा आ गया और इसमें भी आ रहा है 999, इसमें भी है और इसमें भी है, तो अपन इसको यहाँ पर से माइनस कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो और फिर वही कर लो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो जब 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 1 माइनस होगा, 10x में से 1x तो 9x आ गया इधर हमारा डेसिमल से डेसिमल पूरा गायब हो जाएगा, 9 में से 0 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा। अब x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1। तो देखो भैया यहाँ पर हमारे पास दिया था 0.099, ठीक है, और हमारा आंसर जो निकल करके आ रहा है उसका जो वैल्यू है वो 1 निकल करके आ रहा है। तो इसी चीज़ से आप सरप्राइज होने वाले थे कि इसका वैल्यू 1 कैसे हो गया। तो कभी भी जब हम लोग ना एकदम बारीकी से दिया हो रहता है ना, डेसिमल एकदम लास्ट में दिया हो रहता है ना, तो उसको हम लोग अगले डिजिट में प्रमोट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, हम लोग ये क्लास 6 में सीख चुके हैं। जैसे आप लोगों ने सीखा होगा कि 0.58 अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग 0 पॉइंट में, अगर यहाँ पर 5 के बाद 8 दिया हुआ है तो इसको हम लोग 0.6 करके भी लिखते थे। आप लोगों को याद आ रहा होगा कि अगर इसके बाद वाला जो अगला डिजिट है वो अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तब हम लोग इस डिजिट को, यानी कि अगर इसको हम लोग को एस्टिमेट करके, याद आ रहा है एस्टिमेट वर्ड यूज़ करते थे हम लोग, तो एस्टिमेट करके लिखते थे तो इसी को 0.6 लिखते थे। और वहीं अगर हमारे पास 0.53 दिया हुआ रहे या 54 दिया हुआ रहे तो इसको एस्टिमेट करके अपन 0.5 लिखते थे। तो बस वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है कि 0.999 जो है ना ये एकदम 1 के बहुत ज़्यादा करीब है, इससे जब हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा 1 निकल करके आता है। तो यही आप बस सरप्राइज होने वाले थे और कुछ नहीं इसमें। चलो अगला क्वेश्चन बनाए फटाफट। सो देखो यहाँ पर 5th वाले में क्या बोला जा रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यानी कि जब आप 1/17 को डिवाइड करोगे तो इसमें बहुत बार रिपीट होते चला जाएगा, है ना, डेसिमल जो है वो बार बार रिपीट होगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो नॉन रिपीटिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा कुछ नया आते जा रहा है, कुछ ना कुछ एक समय के बाद ऐसा आएगा कि वो दोबारा से वही नंबर्स रिपीट करेगा। तो आपको यही बताना है कि कितने डिजिट्स के बाद वो दोबारा रिपीट करना शुरू हो रहा है। और अपने को डिवीजन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं अगर डिवीजन करने बैठूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए फटाफट मैं आंसर कर देता हूँ, क्योंकि आप
आप लोग को भी एग्जाम में डिवीजन, ये देखो सबसे पहले चीज़ ना, ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम में तुम्हारा। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अभी नहीं आता है, ये आ सकता है। उसके अलावा आगे जो क्वेश्चन दिए हुए मैं बताऊंगा, जैसे ये वाला क्लासीफाई करने के लिए आ सकता है, रैशनल इरेशनल वाला, ठीक है। इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं ना एग्जाम में बहुत ही कम, यानी 0.01% चांसेस होते हैं आने के। ओके, तो इसको कैसे करना है बस फटाफट आंसर लेकर के आपको समझा देता हूँ। तो देखो भाई, जब 1/17 को आप डिवाइड करोगे ना, तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा 0.05882352, है ना। जब 5 पहुँचोगे तो लगेगा रिपीट हो रहा है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास शुरू में 0 आ चुका था। तो फिर 2 9 4 1 1 7 6 4 7 इस तरीके से चलते जाएगा, डिवाइड करते जाओगे, चलते जाएगा, दिमाग का दही हो जाएगा। और इसके बाद जाकर के फिर रिपीट होना शुरू होगा। इसके बाद फिर आपका वही आएगा 05882, है ना। तो समझ जाना कि इतना जब आ जाएगा ना, इतने में समझ जाना कि अब ये रिपीट होना शुरू हो गया है। तो इट मीन्स कि इतनी डिजिट्स के बाद वो रिपीट हो रहा है। कितने डिजिट्स हैं टोटल? तो टोटल 16 है। तो देयर आर 16 डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ओके, तो ये हो गया आपका 5th वाले का आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सो 6th वाले में क्या बोला जा रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि आपको p/q के फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स देखने हैं जहां पर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कि p और q दोनों क्या होंगे? आपस में को प्राइम नंबर्स होंगे, है ना। यानी कि उसके कोई भी फैक्टर एक से ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे कि मान लो 3 एंड 4 ले लो, तो 3 और 4 में जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 होता है। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसे नंबर लेने हैं जहाँ पर हमारा p और q को प्राइम नंबर्स हो आपस में, जिनका फैक्टर एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को ही एक्सपेंशन भी कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब आप p/q को डिवाइड करो तो आपका क्या आना चाहिए? टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अगर आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो फिर वो एग्जाम्पल इसमें काम नहीं करेगा। जो हमसे बोला जा रहा है वो यही बोला जा रहा है कि p/q के फॉर्म में लिखिए नंबर को, कुछ ऐसे नंबर लीजिए p/q के फॉर्म में जहाँ पर p और q आपस में को प्राइम नंबर्स हो। को प्राइम मतलब कि उनका फैक्टर एक से ज़्यादा कॉमन नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब आप उन दोनों को डिवाइड करो तो आंसर जो है आपका वो टर्मिनेटिंग आना चाहिए। ओके, अब आपसे बोला जा रहा है कि कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो आपको ये बताना है कि जो डिनोमिनेटर में Q है ना, वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। आइए मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, जब आप लोग ऐसे नंबर लिखोगे ना p/q के फॉर्म में, जो हमारे पास क्या हो, आपस में प्राइम हो और साथ ही साथ टर्मिनेट भी होता रहे, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। जैसे 2/3 हमने लिखा, लेकिन ये देखो आपस में को प्राइम नंबर तो है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं आ रहा था। ये 0.6666 इस तरीके से बार बार ही कंटिन्यू हो रहा था। तो ये एग्जाम्पल हमारा गलत हो गया, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। और मैंने यहाँ पर जानबूझ के इसको ऐसे कट किया ताकि आपको समझ में भी आए कि ये चीज़ हो सकता है। जब आप भी एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोचोगे ना, स्कूल में तो जाओगे तो रट के जाओगे नहीं, पहले चीज़ तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अगर मान लो आ गया तो रट के तो जाओगे नहीं, समझ के जाओगे। तो अगर ये रिपीट हो रहा है तो नहीं चलेगा, वो एग्जाम्पल नहीं चलेगा। हमको ऐसे एग्जाम्पल लेने जो टर्मिनेट हो जाए। फिर हमने लिया 4/5। 4/5 में दोनों आपस में ऐसे नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा नहीं है, और ऐसे जब डिवाइड दिया तो हमारा 0.8 आ गया, है ना, टर्मिनेट हो गया। फिर हमने 6/5 में 5 लिया तो ये भी 1.2 आ गया। फिर 7/5 में 4 लिया तो 1.75 आ गया। फिर हमने 3/5 में 10 लेकर के देखा तो 0.3 आ रहा है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से और भी अपने मन से एग्जाम्पल ले सकते हो, बस वो टर्मिनेट होना चाहिए और आपस में कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप क्या देख रहे हो कि जो नीचे में डिनोमिनेटर जो हमारा आ रहा है ना, वो या तो हमारा 2 का पावर आ रहा है, या तो हमारा 5 का पावर आ रहा है, या फिर 2 × 5 यानी कि 10 जो होता है उसका पावर आ रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखोगे आप आंसर में कि जो Q है वो क्या चीज़ बोल रहा है भैया, Q जो सेटिस्फाई कर रहा है ना, Q किस तरीके से है वहाँ पर, तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, यानी जो हमारा Q है जो डिनोमिनेटर है वो कुछ इस तरीके से है कि जब हम लोग उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो उसका ओनली पावर ऑफ 2 होगा या फिर पावर 5 होगा। देखो ना, यहाँ पर 4 आया था ना, अच्छा मैंने पावर ऑफ 2 जब नहीं लिया, देखो जब मैंने 3 लिया पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 को छोड़ करके, तो मेरा वो टर्मिनेटिंग हो ही नहीं रहा था, वो मेरा रिपीट होता चला जा रहा था। तो टर्मिनेट करने के लिए और आपस में कॉमन फैक्टर 1 रखने के लिए जब आप रखोगे तो उस कंडीशन में केवल आपको जो डिनोमिनेटर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा जिसका पावर जो होगा वो 2 होगा, या फिर पावर 5 होगा, या फिर 5 और 2 दोनों को मिला करके 10 हो सकता है। ठीक है, फिर 100 भी हो सकता है, वो भी 10 का पावर होता है। तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला जा रहा था आपको कि डिनोमिनेटर जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को डिनोमिनेटर जो है वो शो कर रहा है। ओके, 6th क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए 7th क्वेश्चन देखिए कि वो क्वेश्चन कैसा है, आ सकता है या फिर वो भी बेकार सा क्वेश्चन। सो जो 7th 8th और 9th क्वेश्चन है ना, इस टाइप से क्वेश्चन भैया एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसका एक कह सकते हो अच्छा सा आंसर रहता है, उल्टा सीधा इसका आंसर नहीं रहता है। जैसे कि 7th वाले में बोल रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। नॉन रिक्यूरिंग का मतलब ही नॉन रिपीटिंग भी होता है, ध्यान रखना है ना। रिक्यूरिंग दे दिया यानी कि बार बार वो रिक्यूर नहीं हो रहा, यानी बार बार वो नहीं आ रहा है, हर बार वो अलग आ रहा है, तो इसी को हम लोग नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज सेम थिंग। ओके, तो 3 ऐसे नंबर लिखने हैं। चलो पहले तो आपको यही मैं लिखने सिखा
दिखा देता हूँ। और यही चीज़ जो होता है ना वही हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। और अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के बीच में अपने को 3 इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अगर ये समझोगे तो यही समझ में आएगा और फिर ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया इसको इस तरीके से कि 3 जो नंबर होंगे, अच्छा ये चीज़ आपको आंसर रट के नहीं जाना है ना, अपने से बनाना है, हमेशा इसका आंसर कुछ ना कुछ अलग लिखना। 3 ऐसे नंबर हमको बताने हैं जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो ना ही टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो। बहुत ही आसानी से स्टार्ट करो, 0 पॉइंट से स्टार्ट करो। जो पहला नंबर है, पहला नंबर को लिखो आप 0 पॉइंट में 10 100 1000, जो एकदम ईजी है, मैं वो आपको सिखा रहा हूँ, समझे ना बाबू लोग। 1000, फिर इसी तरीके से ये हमारा अगला बार में 1 एंड 4 टाइम 0 आएगा। हर बार क्या हो रहा है, 1 0 बढ़ते जा रहा है और इसको आप डॉट 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 कर दो। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि पहले 10 था, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर 10,000 आया डेसिमल के बाद। तो ये ऐसा नंबर है जो ना ही हमारा टर्मिनेट हो रहा है, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और ना ही हमारा रिपीट हो रहा है। भले में तुम लोग को बीच में 1 दिख रहा होगा, सोच रहे होगे कि सर 1 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, 1 नहीं है ये। एक्चुअल में हम लोग डेसिमल बाद इसको अलग अलग डिजिट पढ़ते हैं, तो 1 0 पढ़ते हैं, फिर 100 पढ़ते हैं, फिर 100 पढ़ते हैं। तो ये 1 रिपीट एक्चुअल में नहीं हो रहा। अगर हाँ 1 0 फिर 1 0 फिर 1 0 फिर 1 0 आता है, नहीं बार बार 10 10 10 आता है, तब हम उसको बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन रिक्यूरिंग भी हो गया पहला एग्जाम्पल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड आसानी से बनाते हैं पहले। तो 0 पॉइंट मान लो मेरा मन किया 6 लेने का, तो मैं लिखा 6, फिर मेरा मन किया 1 लिखने का, तो 6 1 लिख दिया मैंने। मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर नहीं लिखूंगा, तुम लोग भी एग्जाम में इजी ही बनाना, टाइम वेस्ट मत करना। फिर से 6 लिखा मैंने और इस बार मैंने डबल 1 कर दिया। फिर मेरा 6 मन के लिखने का और इस बार मैंने 3 बार 1 कर दिया। तो इसमें भी क्या हो रहा है, 61 आया, फिर 611 आया, फिर 6111 आया। यानी कि अगर हर बार क्या हो रहा है, अलग अलग होते जा रहा है, हर बार एक एक नंबर जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये भी हमारा ना ही रिपीट हो रहा है ना, सॉरी ना ही टर्मिनेट हो रहा है, हर आगे चलते चला जा रहा है, और ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, कुछ उल्टे सीधे नंबर भी लिखते हैं, चलो ठीक है। जैसे कि मान लो 3rd नंबर में सबसे देखो आसान यही सब है ना, इस तरीके से ये जो है ना सबसे इजी है, साल भर इसका यूज़ करो, टीचर नंबर भी नहीं काटेंगे। और ये हमारे इरेशनल नंबर का एग्जांपल है, बहुत प्यारा सा। अभी मैं आगे जब तुम लोगों को बोला है ना 3 इरेशनल नंबर बनाने के लिए, उस हम लोग ईजी वाला ही बनाएंगे। अभी मैं समझाने के थोड़ा सा मुश्किल बना देता हूँ। मान लो कि हम लोग लिख देते हैं 2 पॉइंट में, जरूरी नहीं कि 0 पॉइंट से स्टार्ट हो, आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 100 से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो कोई से भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। बट डेसिमल के बाद वो रिपीट नहीं होना चाहिए और ना ही टर्मिनेट होना चाहिए। जैसे कि मान लो मेरा लिखने का मन किया 1, फिर लिखा मैंने 2, फिर लिखा मैंने 3, फिर मैंने लिखा है ना 1 3 2 4, फिर मेरा मन किया 5 लिखने का, फिर मेरा मन किया 3 लिखने का, फिर मेरा मन किया 6 लिखने का, फिर मेरा मन किया 8 लिखने का, मेरा मन किया 0 लिखने का। अब मैं यहाँ पर डॉट 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 लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख के क्या दिख रहा है कि भैया ना ही ये मेरा नंबर कहीं पर रिपीट हो रहा है, ना ही कहीं पर ये मेरा खत्म हो रहा है, क्योंकि डॉट भी लग गया। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया और नॉन रिपीटिंग भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो हम नंबर्स हैं वही हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ओके, ये भी ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों को क्या बोल रहा था कि आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना। इरेशनल नंबर किसके बीच में फाइंड करना है अपने को, 3 इरेशनल नंबर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले तो क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर, है ना। हमको 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, गिवन रैशनल नंबर। मैं लिख भी देता हूँ कि ये कैसे नंबर हैं, ये रैशनल नंबर्स हैं। ओके, रैशनल नंबर हमको दिए हुए हैं 5/7 एंड 9/11। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करोगे तुम लोग, इसको 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक डिवाइड कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। 5/7 को भी आप 2 डिजिट तक डिवाइड कर सकते हो और 9/11 को भी, उससे ज़्यादा नहीं करना है ना। हो सकता है कि आपको बार में आगे आते चला जाए, है ना, कुछ ज़्यादा डिजिट तक आ जाए। कई बार हो सकता है कि शुरू में रिपीट होने लगे, तो आप लोग, मैंने इसको डिवाइड पहले कर दिया। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सारी सोल्यूशन मैं पहले बना चुका हूँ। पिछले साल ही मैंने इन बुक्स को कंप्लीट करा दिया है आप लोगों को, ये तो हमारा नया बुक है, बाकी पिछले साल हमने पुराना बुक भी कर लिया है। तो जब 5/7 को आप डिवाइड दोगे ना, तो आपको जो आंसर है ना वो 0.7 बनाएगा और आगे और आते चला जाएगा। हम लोग को आगे से मतलब ही नहीं, इतना ही से हमारा काम हो जाएगा। 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट तुम लाखों नंबर बना सकते हो, करोड़ों नंबर बना सकते हो। उसी तरीके से जो 9/11 है, जब इसको डिवाइड दोगे तो ये आपका 0.81 आएगा। ठीक है, तो बस इतना ही लिख लो, आगे भी और आता जाएगा, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इतना हमने कर लिया, इसको डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। अब आपको यहाँ पर लिखना है कि 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल, देखो बहुत मजा आएगा तुम लोग बोल रहे सर इतना आसान रहता है, हम लोग को तो मजा आ गया। इरेशनल नंबर्स बिटवीन दैम, ठीक है, दैम कर देता हूँ शॉर्टकट में। तो अब देखो यहाँ पर ये 0.71 से स्टार्ट हो रहा है और है ना 71 मान लो इसको, और इसको 81 मान लो। तो 71 और 81 के बीच में बहुत सारे नंबर है ना, 10 नंबर है ना। अब उसी 10 से तुम कई नंबर बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मैं बहुत प्यार से बनाऊंगा अभी, मैं 0 पॉइंट लूँगा 72, ठीक है। आप 71 से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि 72 बना दो।
तो आप 71 के आगे बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसका 2 डिजिट के बाद कौन सा नंबर आ रहा था। 2 डिजिट के बाद हो सकता है यहाँ पर 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो वो देख करके बनाना पड़ता है। इसीलिए मैं 71 का यूज़ नहीं करूँगा, मैं 72 का यूज़ करूँगा, क्योंकि 71 से 81 के बीच में 10 नंबर है, मैं किसी का भी यूज़ कर सकता हूँ, 72 का, 73 का, 74 का, मैं 72 का यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने 72 लिखा, मेरा मन किया 0 लगाने का, फिर मैंने लिखा है ना, क्या लिख सकता हूँ मैं अब यहाँ पर, मैं 1 लिख सकता हूँ, फिर मैं 0 डबल 1 लिख देता हूँ, फिर मैं 0 3 बार 1 लिख देता हूँ। भैया 72 ही तो है ना, 72 के बाद ही तो ये सब नंबर आ रहे हैं, और ये जो नंबर आ रहा है हर बार अलग रहा है। 0 1 आया, फिर 0 डबल 1 आया, फिर 0 ट्रिपल 1 आया। अब यहाँ पे मैं डॉट 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 कर देता हूँ, बस खत्म खेल, ये बन गया हमारा इरेशनल नंबर। तुम लोग को बस यही करना है, टीचर जो रटवाए उसको नहीं रटना है, नहीं जो मैं रटवाऊँ वो रटना है। तुमको समझना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसको इरेशनल बनाने के लिए इसके बीच का एक नंबर मैंने उठाया 72, और आगे में ऐसे नंबर लिख दिए जो ना ही रिपीट हो रहे थे और ना ही टर्मिनेट हो रहे थे। पहला नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ इसको मैं। सेकंड एक और निकालते हैं, देखो ये बहुत प्यार से 0 पॉइंट में 73 का यूज़ कर लेते हैं। 72 से भी और बन जाएगा, लेकिन मैं 73 अभी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। 73 किया हमने, उसके बाद मैंने 1 0 लगाया, फिर मैंने 73 लिखा, अब मैं 2 0 लगा देता हूँ, फिर मैं 73 ही लिखता हूँ, अब मैं 3 0 लगा देता हूँ। अरे भाई यहाँ पर भाई देखो, शुरू में 73 हमने लिखा, 73 इन दोनों के बीच में ही आ गया। उसके बाद फिर मैं बस इस तरीके से लिख रहा हूँ कि हर बार एक नया पैटर्न बनता जाए और टीचर को समझ में आ जाए कि हाँ, ना ही ये ख़त्म हो रहा है और ना ही ये हमारा रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे लास्ट में डॉट 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 जरूर लगा देना, ताकि समझ में आ जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग है। जो इरेशनल नंबर होते हैं हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं, तीसरा नंबर भी ले लेते हैं और इजी बनाते हैं। चलो मैं इसी से बनाता हूँ, 0.72 जो था ना उसी से बना के दिखाता हूँ। 0.72 हमने लिखा, ओके। अब मेरा मन किया यहाँ पर 1 लिखने का, पहले 1 0, जैसे मेरा आदत है, मुझे 10 वाला मेरे को बहुत पसंद है, मैं हमेशा भी बच्चों को सिखाता हूँ 10 लिखो बेटा, अगले बार 100 लिख दो, अगले बार 1000 लिख दो, खत्म खेल, और डॉट 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 लगा दो, बन गया इरेशनल नंबर। 10 100 1000 और बन गया हमारा इरेशनल। यहाँ पर 20 200 2000 बन गया इरेशनल नंबर। ऐसे ही कर दो। तो इरेशनल लिखना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इरेशनल देख करके वो चलो डर जाते हैं कई बार कि सर ये नया चीज़ आ गया हमारे क्लास में, हम लोग तो पढ़े नहीं थे पहले। डरने का नहीं है यार, बहुत आराम से बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इरेशनल होता क्या है, इरेशनल को लिखा कैसे जाता है। सबसे आसान तरीके मैंने आपको समझाया है। अब हम लोग क्लासीफाई करना सीखेंगे, कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। सो देखो लास्ट वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया क्लासीफाई कीजिए कौन सा रैशनल है कौन इरेशनल है। मैं आपको एकदम बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। कभी भी अगर रूट के अंदर में एक प्राइम नंबर दिया हुआ हो, प्राइम नंबर जानते हो ना, ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स 1 और उस नंबर के अलावा कोई दूसरा होता ही नहीं है, या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसा नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता है उसको प्राइम बोलते हैं। जैसे कि 3 जो है किसी से डिवाइड नहीं होगा, हमारा 5 जो है किसी से डिवाइड नहीं होगा, 2 भी जो है वो किसी से डिवाइड नहीं होता है, केवल 2 से होता है या तो 1 से होता है। तो किसी दूसरे नंबर का भी याद किया जा रहा है ना, जैसे कि 4 जो है 4 हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 जो है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो वो सब प्राइम नहीं कहलाएंगे। 5 जो है वो प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, ये सब क्लास 6 चीज़ है। तो 23 भी एक प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता है। जो जब कभी भी रूट के अंदर एक प्राइम नंबर आ जाए तो समझ जाना कि वो कैसा है, वो एक इरेशनल नंबर है। खेल खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का। अगर हमारे पास रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो रूट से बाहर निकल सकता है, जैसे रूट के अंदर 36 दिया हुआ रहे, 36 जो है 6 बनकर बाहर निकल जाएगा। अगर रूट के अंदर 4 दिया हुआ रहे तो 4 जो है वो हमारा कितना बनकर बाहर निकल जाएगा, वो हमारा क्या बोल सकते हो, अरे यार 4 जो है 2 बन करके बाहर निकल जाएगा। उसी तरीके से 225 जो है वो क्या बन करके बाहर निकल जाएगा, 15 बन करके बाहर निकलेगा। 225 जो 15 बन जाता है ना, और अगर ये 15 बन जा रहा है यानी कि एक रैशनल नंबर बन जा रहा है, क्योंकि 15 हम जानते हैं 15 को 15/1 लिखा जा सकता है, p/q का फॉर्म है ये। तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो बस आपको यही देखना है कि वो रूट से बाहर निकल रहा है नहीं निकल रहा। अगर निकल जा रहा है भैया पूरा बाहर तो फिर वो रैशनल है, अगर नहीं निकल पा रहा है अंदर फंस जा रहा है तो फिर वो इरेशनल हो जाएगा। ओके, अगला नंबर हमने अभी सीखा कि अच्छा सबसे ज़रूरी चीज़ यही सब है कि डेसिमल के बाद अगर हमारा ख़त्म हो जा रहा है, जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं, तो जो टर्मिनेट हो जाता है वो हमारा रैशनल नंबर होता है। ओके, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, डॉट 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 क्या है, यानी कि रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ सॉरी रिपीट बोल रहा हूँ। अगर हमारा डॉट 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 क्या है, इसका मतलब कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। लेकिन इधर देख रहे हैं तो इधर हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 4 7 8 आया, फिर 4 7 8 आया, यानी कि अगली बार भी 4 7 8 आएगा, यही पैटर्न चल रहा है। तो जब अगर हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन अगर रिपीट हो रहा है तो ये भी हमारे कैसे नंबर होंगे, ये भी हमारे रैशनल नंबर ही होंगे, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया था, ठीक है ना, जहाँ पर हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा था लेकिन रिपीट हो रहा था, 0808 आ रहा था ना, उस टाइप से क्वेश्चन याद आया। लास्ट वे में देखो ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है, डॉट 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 दे दिया यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ ही साथ हमारे पास 1 0 फिर 100 जो मेरा प्यारा जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है 10 100 1000 वही वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये कैसा हो गया, ये हमारा एक ये रैशनल नंबर हो गया।
इज़ दैट क्लियर। तो रैशनल और इरेशनल अब आपका एकदम फाइनली कंप्लीट होता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं। अब हम लोग अगला जो एक्सरसाइज है वहाँ पर ऑपरेशन करना सीखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब करना सीखेंगे। डिनोमिनेटर को हम लोग वहाँ पर रैशनलाइज करना सीखेंगे अगले वाले एक्सरसाइज में, वो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है, समझ में आया है, तो छोटा सा मेरा काम करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और आप लोग का प्यार मिल सके, ताकि मैं आगे भी इसी तरीके से फटाफट सारे एक्सरसाइजेस के वीडियोस बना सकूं और ये बुक कंप्लीट कर सकूं। बाकी आर.एस. अग्रवाल का, R.D. शर्मा का पहले से वीडियोस अपलोड है हमारे चैनल पे, आप वो देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। ठीक है बच्चा लोग, चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी बुक का। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। रैशनल इरेशनल क्या होते हैं ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखे हैं, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बाकी जो मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊंगा और जो मैंने पहले वीडियोज़ बनाए ना, उनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो सीखते हैं। और जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं फटाफट इसी तरीके के और भी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करा सकूं। हाँ, अगर आप लोग R.D. शर्मा या R.S. अग्रवाल पढ़ रहे हो साथ ही साथ एनसीईआरटी के अलावा, तो मैंने R.D. शर्मा और R.S. अग्रवाल के वीडियोस भी बना दिए हैं, जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है पहले वाले क्वेश्चन में, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। ये जो नंबर्स हैं रैशनल या इरेशनल अपने को क्लासीफाई करने हैं, तो सबसे पहले तो आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखना पड़ेगा। जब आप डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे तब क्लियर होगा कि हमारा रैशनल है या इरेशनल। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे लिखना है इसे। तो देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 माइनस में √5। तो देखो भाई √5 का आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा, कम से कम अपना √5 तक के वैल्यूज याद कर लो, √2 का याद कर लो, √3 का याद कर लो, √5 का कर लो, ये सब काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस में √5 का जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है वो होता है 2 3 और 6, और इसके आगे फिर और आते जाता है 0 करके, लेकिन अपन बस इतना ही लिखेंगे और डॉट 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 कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ना ही ये हमारा डेसिमल के बाद खत्म हो रहा है, डॉट 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 हो गया, इसका मतलब कि खत्म भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। पिछले एक्सरसाइज में ये चीज़ आपने सीखा है। और ये हमारा रिपीट भी नहीं हो रहा है, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 6 आया, फिर अगला कोई नया नंबर होगा, फिर कुछ दूसरा नंबर होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जा रहा है ना। तो इसको जब माइनस करोगे तो 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 पॉइंट में 2 3 6 और डॉट 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 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखोगे कि यहाँ पर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस में √5 इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा ना ही टर्मिनेट हो रहा था, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग जिसको अपन बोलते हैं, और नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग भी था और नॉन रिपीटिंग या रिक्यूरिंग भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे रिपीटिंग कर देता हूँ। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ें होती है, इसलिए हमारा इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, यानी कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमारे पास ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था कि रैशनल इरेशनल क्या होते हैं, इरेशनल कैसे लिखा जाता है, मैंने एकदम शॉर्टकट तरीके से आपको समझाया था। ठीक है, चलिए सेकेंड वाले पार्ट को बनाते हैं। सो सेकेंड में हमें दिया हुआ है 3 प्लस में √23 और माइनस करके दिया हुआ है हमारे पास √23। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस में √23 और ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस का √23 आ जाएगा। तो प्लस का √20 और है ना 3 और माइनस का √23 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा ये बचेगा 3। और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को अपन 3/1 लिख सकते हैं ना, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा P/Q के फॉर्म में हो गया। और P/Q के फॉर्म में क्या होता है, ये हमारा रैशनल होता है, तो इट इज़, इसलिए ये जो होगा हमारा और रैशनल नंबर। ठीक है, एक रैशनल नंबर होगा। थर्ड वाले में हमको क्या दिया हुआ है भाई, थर्ड में दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 रूट में 7 है और डिवाइड बाई में 7 √7 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, ये ऊपर का √7 नीचे का √7 कैंसिल, क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है ना अगल बगल में, तो हम लोग इसको कट कर सकते हैं। तो ये हमारा 2/7 आ गया और 2/7 हमारा P/Q के फॉर्म में होता है, इसका मतलब ये भी हमारा कैसा होगा, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, फोर्थ वाले में अपने को क्या दिया हुआ है, फोर्थ वाले में दिया हुआ है अपने को 1 डिवाइड बाई में √2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको रैशनलाइज करना है। कभी भी डिनोमिनेटर में जब हमारे पास रूट वाला वैल्यू आता है ना, तो उसको रैशनलाइज किया जाता है, जो कि मैं आपको आगे क्वेश्चन नंबर 5 में और डिटेल में सिखाऊंगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा सीख लो क्या करना है ना, जिससे हमारे पास नीचे में √2 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, नीचे में √2 लिखेंगे और ऊपर नीचे √2 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये इसका मेथड होता है। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि हम लोग जानते हैं ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके वैल्यू में तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में कट हो जाते हैं। तो ये √2
का 1 से मल्टीप्लाई होकर के रूट 2 ऊपर चला जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के 2 बन जाता है। इस तरीके से होता है ये। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ आपको आना चाहिए ना, इसको ही रैशनलाइज करना बोलते हैं। इसको हम लोग डिटेल में आगे सीखेंगे। यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1.1414 होता है ना, हाँ 414, और फिर इसी तरीके से आते जाता है आगे, यानी कि ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही है। और नीचे में हमारे पास 2 है, और ये देखो हमारे पास जब इसको अपन कट भी करेंगे तो कितना आएगा ये कट होने के बाद? ये हमारा 0.7 हो जाएगा, फिर ये 0 और फिर ये हमारे पास 7 हो जाएगा, डॉट 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 हो जाएगा। कट करेंगे तो देखो ना 2 7 जा 14 होगा, ठीक है। तो हम लोग डेसिमल लगा लेते हैं क्योंकि हम लोग 2 डिजिट को एक साथ कट किए हैं। उसके बाद फिर हम लोग 2 डिजिट को एक साथ ले रहे हैं, तो इसलिए पहले 0 लगाएंगे फिर 7 लिखेंगे। तो ये भी क्या हो रहा है हमारे पास 707 आ रहा है, लेकिन आगे में भी ये हमारा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट 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 नहीं लगा, इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है, सॉरी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इसको भी वही ये चीज़ जो है ना यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेम स्टेटमेंट यहाँ पर भी लिखोगे, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बाकी इसको आप शॉर्टकट तरीके से ये भी समझ सकते हो कि कभी भी हम किसी रैशनल नंबर से इरेशनल को जब डिवाइड देते हैं ना, तो हमारा इरेशनल ही आंसर निकल करके आता है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास एक और क्वेश्चन शायद बचा, हाँ तो लास्ट में एक और दिया हुआ है 2 रूट में, सॉरी रूट बोल रहा हूँ, 2 और पाई दिया हुआ है। 5th नंबर में हमको 2 पाई दिया हुआ है। पाई का वैल्यू तुम जानते हो 22/7 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 22/7 वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसको पूरा एग्जैक्ट में आंसर निकालना है, डेसिमल में आंसर निकालना है। तो हम लोग इसका डेसिमल वाला आंसर देखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू हमारे पास कितना होता है? 3.14 है ना, फिर हमारे पास 1 आता है और इसी तरीके से आगे चला जाता है। और ये भी मतलब रिपीट नहीं होते रहता है ना, इसके बाद भी आगे तुम देखोगे ना तो 5 वगैरह कुछ आता है, तो हमारा रिपीट ये भी नहीं होता है। पाई भी जो है एक इरेशनल नंबर है। अच्छा ये ध्यान रखना कि एग्जाम में अगर केवल पाई के बारे में पूछे, बताओ पाई कैसा है, तो पाई एक इरेशनल है, ठीक है। पाई की जो वैल्यू होती है वो इरेशनल होती है। लेकिन अगर आपको 22/7 दिया हुआ है तो फिर कंफ्यूज मत होना, ये आप लोगों को p/q के फॉर्म में दिख रहा है, इसीलिए ये क्या होगा? एक रैशनल होगा। इसमें बच्चे लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं। पाई इरेशनल है क्योंकि उसका वैल्यू इरेशनल होता है, और 22/7 जो हम लोग लिखते हैं ना पाई का वैल्यू, वो एक्चुअल में पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो अप्रॉक्स वैल्यू होता है, ठीक है। तो 22/7 दिया हुआ है, तो ये चूंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो ये हमारा रैशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ होगा हमारा, जब मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे हम लोग तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6, 6.282 और डॉट 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 आ रहा है। लेकिन ये भले यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है कि 2 के बाद 8 आया फिर 2 आया, लेकिन अगला 8 नहीं आ रहा है ना, ये रिपीट नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये भी हमारा सेम यही चीज़, ये जो स्टेटमेंट हमने फर्स्ट वाले में लिखा है उस वजह से ये भी क्या होगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके नोट्स वगैरह आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पर क्या दिया हुआ है। सेकंड वाले में आपको रूट को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है, और ये आपको आना चाहिए। बच्चे लोग इसे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, नहीं पता क्यों, जबकि ये बहुत ईजी होता है। चलो ये 4 क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे ना तो तुम लोग को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है रूट वाले क्वेश्चंस का। देखो ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पर 3 प्लस में √3 दिया हुआ है, 2 प्लस में √2 दिया हुआ है। यहाँ पर बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब एक मल्टीप्लाई की साइन हमेशा छुपी हुई रहती है, ये ध्यान रखना। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लास 7 8 में आपने सीखा है कि सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे, फिर इस वाले का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे। इज दैट क्लियर? तो 3 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, इसको अलग अलग लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को ये याद रहे, स्टेप याद रहे। पहले 3 का मल्टीप्लाई अपने को करना है 2 प्लस में √2 से, फिर प्लस की साइन है तो प्लस की साइन उतार करके इस √3 को उतारो, और उसका भी मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस में √2 से। ये इसका स्टेप होते हैं, मैंने यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में लिख दिया इसको, बाकी आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो एग्जाम में। डायरेक्ट कैसे करना? तो इसका 3 का 2 से मल्टीप्लाई करना, जैसे यहाँ पर देखो 3 2 जो हमारा 6 हो जाएगा, 3 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 3 और √2 एज इट इज उतर जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 √3 आ जाएगा, है ना। रूट का जब देखो मल्टीप्लाई होता है ना तो एक्चुअल में रूट के बाहर में एक 1 छुपा हुआ रहता है, ध्यान रखना यहाँ पर एक 1 है। तो जो 2 है ना, 2 का एक्चुअल में 1 से मल्टीप्लाई होता है, 2 1 जा 2 और ये √3 एज इट इज उतर जाता है, जैसे 1x 2x लिखते हैं ना हम लोग, वही वाला चीज़ है। यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं क्या कि √3 का √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस कंडीशन में रूट के अंदर वाले का मल्टीप्लाई करना है आपको। तो √3 का √2 से मल्टीप्लाई हो तो रूट में 6 आ जाएगा। 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है ना, तो ये हो गया आपका रूट का 6। ओके, अब ध्यान देना कि भैया यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, यहाँ रूट के अंदर 3 और यहाँ रूट के अंदर 6 है, तो अब ये सभी आपस में ऐड नहीं होंगे। ये मत सोचना कि सर रूट वाले हैं तो सब ऐड हो जाएंगे। ध्यान रखो कि जब मल्टीप्लाई करना रहता है तो अलग अलग रूट है तो भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अलग अलग रूट है तो हम लोग उसको प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग को x का y से मल्टीप्लाई करना रहता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करके x y लिखते हैं ना, लेकिन जब हम लोग x प्लस में y करना रहता है या फिर x माइनस में y करना रहता है तो उसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप से x प्लस y लिख करके छोड़ देते हैं, वापस में ऐड नहीं होता, बस वैसे ही लिखा हुआ रहता है ना। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना तुम लोग ना, इसी में चलो सब ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए सेकंड बनाते हैं। सेकंड में कितना दिया हुआ है एक बार को लिख लेता हूँ।
तो सेकंड वाले में दिया हुआ है 3 + √3 और 3 - √3। ओके, तो यहाँ पर ये सेम काम करेंगे, लेकिन इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं अप्लाई करके अपना काम आसान कर सकता हूँ। आप ये मेथड से भी बनाओगे लंबे मेथड से तो भी बन जाएगा, लेकिन चूंकि अब काम आसान हो रहा है, हमको फॉर्मूला याद है तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्मूला है पता है तुम लोगों को? देखो a + b और a - b, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3 है। तो a + b और a - b जब होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, ऐसे ही हो जाता है ना। याद है तुम लोग को फॉर्मूला? चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। कभी भी अगर ब्रैकेट में a + b और a - b के फॉर्म में हो तो ये इक्वल होता है a² - b² के। ठीक है, इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर भी जा सकते हो। ओके, तो वही वाला फॉर्मूला मैंने लगाया, तो उससे काम आसान होगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। कभी भी कोई भी नंबर अगर रूट में है, मान लो √2 है, उसका स्क्वायर करोगे तो वो 2 बन करके बाहर निकलता है। √5 है, उसका स्क्वायर करोगे तो वो 5 बन करके बाहर निकलता है। वैसे √3 का स्क्वायर 3 बन करके बाहर निकल गया, तो 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 होगा इसका आंसर। तो देखा फॉर्मूला लगाया तो बहुत इजी आ गया ना। आप इस मेथड से बनाओ, देखना आपका आंसर 6 ही आएगा, लेकिन वो लंबा बनेगा। तो देखो ये थर्ड है, जहाँ पर हमें दिया हुआ है √5 + में √2 का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दूँ मैं? लगा देते हैं, काम टाइम आसान हो जाएगा, हमारा काम भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। तो a + b का होल स्क्वायर तुम लोग को याद होगा, a² + b² + 2ab लिखा जाता है। इसको 2ab को कई बार बच्चे लोग पहले भी लिखते हैं, तो वो भी सही है, गलत दोनों नहीं है, दोनों सही है। तो हम लोग यहाँ पर इसको करेंगे a², तो ये हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर, क्योंकि उस a के बदले में वो है। फिर b का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2ab का मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना है a के साथ और फिर मल्टीप्लाई करना है b के साथ। ओके, तो √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 होता है ना। √5 स्क्वायर भी मैंने आपको सिखाया, किसी भी रूट का स्क्वायर करो तो वो रूट से बाहर निकल जाता है। उसके बाद ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, फिर प्लस में हमारे पास ये 2 उतरेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि रूट वाले का रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा रूट के अंदर। और तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। 5 + 2 = 7 और ये 2 √10 एज इट इज उतर जाएगा। अब इस 2 को इसमें ऐड मत कर देना, 7 to 9 मत कर देना। ये जो 2 है ना, ये इस रूट के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मतलब कि चिपका हुआ है, तो ये इसका है। जैसे 2x होता है ना, वैसे ही मान लो ये 2 √10 है। ठीक है, तो ये आपस में इन लोग के साथ नहीं ऐड होगा, ये 2 बेचारा अकेले रह जाएगा इस 10 की वजह से, रूट की वजह से। तो ये हुआ इसका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो उसे फटाफट बना ही लेते हैं। कितना दिया हुआ है? ये भी सेम ही टाइप से क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। यहाँ पर हमको दिया हुआ है √5 माइनस में √2 और फिर √5 प्लस में √2। हाँ, सेम ही क्वेश्चन है। a - b a + b का होल स्क्वायर, सॉरी a - b और a + b आ रहा है, तो हम यहाँ पर वही चीज़ करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे, a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा 5 और b का स्क्वायर हो गया 2, तो इक्वल टू आ गया 3 इसका आंसर। तो चलो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं वो क्या दिया हुआ है। तो देखो थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, रिकॉल कीजिए कि पाई जो है वो डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस, जिसे हम सी भी बोलते हैं, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, जिसे डी कहा जाता है। यानी कि जो पाई होता है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी सर्कल में जो उसका सरकमफ्रेंस है, और जब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं डी से, यानी कि उसके डायमीटर से, तो जो भी उसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकलता है वही पाई होता है एक्चुअल में। ठीक है, यही पाई का मतलब होता है। पाई का जो खोज किया गया था ना, उसी के लिए किया गया था। पाई इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर। ठीक है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट इज पाई इज इरेशनल। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई ये तो p/q के फॉर्म में आ रहा है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, तो ये तो हमारा रेशनल हो जाएगा, लेकिन पाई जो है वो एक इरेशनल है, और यही कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कह सकते हो विरोध हो रहा है यहाँ पर, या कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, यानी कि आप किस तरीके से इस कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व कर सकते हो, कैसे बता सकते हो कि ये हमारा रैशनल है या इरेशनल है। पाई जो है वो इरेशनल है, आपको यही यहाँ पर एक्चुअल में प्रूव करना है। कैसे करोगे, तो कोई इस टाइप से क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम में नहीं आते हैं, एग्जाम में मेन आएगा ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से। ठीक है, और रैशनलाइज वाला आता है, ये 4 वाला और 5 वाला इंपॉर्टेंट है। फिर भी अब चूंकि ये दे दिया तो बता देता हूँ मैं आपको इसका आंसर कैसे लिखना है आपको अपने फेयर कॉपी में। तो देखो अपने नोट्स में आप कुछ इस तरीके से एक आंसर बना करके लिख सकते हो। हमने अपने वर्ड में बना करके लिखा है कि हम क्या जानते हैं कि जो वैल्यू होता है पाई का, विच इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन, आर 22/7 एंड 3.14। हम लोग कैलकुलेशन के लिए ये वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, आप लोग देखे ही हो। लेकिन जो ये वैल्यूज़ हैं, बट दीज वैल्यूज़ आर अप्रॉक्सीमेट, नॉन एग्जैक्ट, है ना, नॉट एग्जैक्ट। ये जो है हमारे अप्रॉक्सीमेट हैं, एग्जैक्ट नहीं है एकदम, है ना। पूरा हमारा पाई का वैल्यू हमको पता ही नहीं आज तक। जो वैल्यू है पाई का, वो हम लोग क्या जानते हैं कि 3.1415, और उसके बाद फिर और आगे 9 वाइन करके आते जाता है ना। तो हम लोग उसको डॉट कर दिए, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। जो पाई का वैल्यू निकल करके आता है, ना ही वो टर्मिनेट होता है कभी और ना ही रिपीट होता है, इसीलिए पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई इज एन, मैं हमेशा यहाँ पर इज
के बाद ए लगा देता हूँ, n होगा एक्चुअल में, ठीक है। तो पाई जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। ओके बाबू लोग, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है नोट्स में लिखने के लिए, बाकी एग्जाम में ऐसे नहीं आ सकता, आएगा भी तो आप ऐसे ही बना करके अपने वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है ना, रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को नंबर लाइन पे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए हम उसे समझते हैं। तो देखो 9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का एक अलग मेथड है, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था ना, रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए रूट 3 वगैरह को, वो एक अलग मेथड था। और जब हमारे पास रूट के अंदर 9.3 दिया रहेगा तो उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का आपको अलग मेथड यूज़ करना है। आइए मैं समझाता हूँ क्या है। सबसे पहले तो एक लाइन खींच लो ए बी। मैं इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं ना, जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आपको, वो मैं बाद में लिख भी दूंगा, ठीक है, नोट्स में आप देख लेना। फिलहाल आप समझते जाओ, ओरली इसको समझो। सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ये जो लाइन का लेंथ है वो 9.3 सेंटीमीटर रखना। ओके, हम लोग को रूट 9.3 निकालना है ना, देखो कैसे आएगा। 9.3 में सेंटीमीटर बनाया ना। अब क्या करो कि ये वाला जो पॉइंट बी है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का और लाइन खींचो एकदम सीधा ना, जैसे आपने बनाया है ना। और थोड़ा मोड़ा देखो, अगर आगे पीछे हो भी जाता है ना डेसिमल में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोशिश करना है अपने से कि ना हो। तो हमने 1 यूनिट और इसको बढ़ा दिया, 1 सेंटीमीटर हमने इसको और बढ़ा दिया, और इस पॉइंट का नाम अपन सी रख देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 9.3 था, और बी से सी तक जो है वो 1 सेंटीमीटर है ना। ये वाला जो लेंथ है हमारा वो 1 यूनिट कह सकते हो या 1 सेंटीमीटर कह सकते हो, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट सी है, इनका बीच का एक मिड पॉइंट पता करो। अब मिड पॉइंट पता करने के लिए आपको फिर से अपना प्रकार पकड़ लेना है भैया, इस तरीके से इसको आपको यहाँ पर रखना है या कहीं पर भी रख सकते हो, किसी भी कॉर्नर में। हाफ से ज़्यादा लेना है। देखो ये हमारा जो रेडियस हमने लिया इसका हाफ से ज़्यादा हुआ ना, उसके बाद ऊपर में एक आर्क मारो, ठीक है, बड़ा ही आर्क कट करना ताकि बाद में डबल ना करना पड़े। और सेम चीज़ आपको नीचे भी करना है, ठीक है। नीचे साइड भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं ना, इस लाइन का मिड पॉइंट, ए सी जो लाइन है ना उसका मिड पॉइंट। उसके बाद ये हिलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, मेरा बहुत बार हिल जाता है। ए में रखना है और फिर ऊपर वाले आर्क को कट करना है, और फिर उसी से ए में ही रख के नीचे जो हमने आर्क मारा था उसको भी कट करना है। आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा, ये देखो नीचे वाला हमने कट किया है और ये हमने ऊपर वाला आर्क कट किया है, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ कि जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे, मेरा एक और पेंसिल कहाँ गया, आ जा भाई। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे ना, तो यहाँ पर जो आपको बीचों बीच का पॉइंट मिलेगा, देखो दिखा रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, ये हो गया और ये हो गया। ये देखो, ये नीचे वाला पकड़ा मैंने, ऊपर वाला पकड़ा, इनको ऐसे हल्का 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 ऐसे ज्वाइन करो, यहाँ पर थोड़ा डार्क कर दो, फिर हल्का हल्का ज्वाइन करो। तो ये जो मिला ना अपने को, ये वाला पॉइंट, यही हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, एकदम एग्जैक्ट वाला मिड पॉइंट। आप स्केल से वगैरह से नापना चाहो तो नाप सकते हो, डिवाइड वाइड करके, ठीक है। अब ये जो हम लोग को मिड पॉइंट मिला है ना, इसको सेंटर लेकर के पूरा आप इसको एक सर्कल मार दो, कहाँ से कहाँ तक। देखो ये मिड पॉइंट में पकड़ो इस तरीके से, देखना आपको एकदम एग्जैक्ट सर्कल, सेमी सर्कल बनेगा। यहाँ तक हमने ए में रखा है, इसको दिख रहा है तुम लोगों को अच्छे से, चलो देखो ये ए में है और यहाँ पर ये सेंटर में है, ठीक है। अब ऊपर साइड में हम लोग एक सर्कल मारेंगे, सेमी सर्कल, ये जाएगा एकदम एग्जैक्ट सी में हमारे पास। ये देखो एकदम एग्जैक्ट आया ना, यानी कि हमने मिड पॉइंट एकदम एग्जैक्ट वाला ही निकाला था। अगर ये हमारा एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं पहुँचता तो समझ जाते कि हमारा मिड पॉइंट थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। तो इतना स्टेप समझ में आया। सबसे पहले एक लाइन बनाना था, उसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना था, फिर टोटल जो हमारे पास लाइन बना है ना 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद, उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये मिड पॉइंट टोटल लाइन का है, ध्यान रखना, मैं लिख दूंगा बाद में। और फिर हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल बना लिया। अब अगला काम आपको क्या करना है कि यहाँ जो बी है ना, इससे एक सीधी लाइन बनानी है, और वो जो लाइन होगा इस सर्कल में जाकर कहीं ना कहीं पे टच होगा, और जहाँ पर वो टच हुआ तो वही क्या हो जाएगा, हमारा रूट का 9.3 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, इसमें सीधी लाइन बनाना है। तो भैया स्केल का यूज़ नहीं करना है, चांदा का यूज़ नहीं करना है, इसी प्रकार का प्रोटेक्टर यूज़ करना है अपने को। अब इसको ऐसे रखोगे, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाना मैं तुम लोग को पहले सिखा चुका हूँ। देखो इस तरीके से एक सर्कल बनाओ, ठीक है, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बड़ा कैसे बना सकते हो तुम लोग, बाहर चल जाए वो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब यहाँ ये बन गया हमारा सर्कल, अब इसका रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ पर रखो इस वाले लाइन में, कॉर्नर में एकदम, और एक आर्क मारो। तो ये जो आर्क पहला बनता है ना वो 60 डिग्री का बनता है, फिर दूसरा मारोगे तो 120 डिग्री का बनेगा। रुक जा भाई, हिल मत, ये दूसरा 120 का बना। अब 60 में रख करके ऊपर में आर्क कट करो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और फिर 120 वाला जो है इसमें रख करके यहाँ पर आर्क कट करो। ये 90 डिग्री का हम लोग एक्चुअल में एंगल बना रहे हैं। तो बस अब ये जो हमारा पॉइंट मिला है और ये जो पॉइंट है, इसको मिला करके एकदम सीधा एक लाइन बना दो। देखो ये मैं इसको मिला करके, ये 90 डिग्री का लाइन बनेगा यहाँ पर, जब मैं मिलाऊंगा ना तो ये जो मेरा लाइन बना, ये बन गया मेरा 90 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल जो बना ना, ये लाइन जो बना 90 डिग्री बना, और यही जो मेरा पॉइंट है भाई, देखो यही जो पॉइंट है मेरा ना, यही कितना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा रूट का 9.3 है, यही इसका आंसर है। देखो इसको क्या करो, ऐसे यहाँ पर पॉइंट ABC हमने यूज़ कर लिया है, तो इसका नाम D दे दो और बता दो कि ये जो मेरा D है यही कितना है, रूट 9.3 है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे ना, एक सर्कल भी बनाओगे, इसको कंप्लीट भी करोगे। फिर तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, अंदर ही अच्छा लगेगा यहाँ पर। तो ये मेरा 9.3 है, ये पेन
लाइन वाली जो हमने लाइन बनाई है। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको सुंदर बना दो। क्या करो सुंदर बनाने के लिए, पहले तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो ये इस तरीके से, ताकि ये ट्रायंगल दिखने लगे। ओके, इसको थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि हम लोग को नंबर लाइन में बोला था ना, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, ये हमने आगे बढ़ाया यहाँ पर तक, इतना में काम हो जाएगा। और अब क्या करो कि ये जो हमारे पास जितना भी लेंथ है रूट 9.3 का, हम लोग को पता है रूट 9.3 इतना है, ठीक है, ये तो हमारा रूट 9.3 निकल कर के आ गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, रूट 9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे एक आर्क मारेंगे जो लाइन पे आ जाए, नंबर लाइन पे दिखने लगे अपने को, ठीक है। तो ये हमने लाइन मारा और यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉइंट मिला है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक भी रूट 9.3 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो भी रूट 9.3 है। तो A B C D E, अब E आएगा ना D के बाद, तो यहाँ पर अपन E लिख देते हैं। और ये जो मेरा बना B से लेकर के E तक BE, वही कितना है, वही हमारा रूट 9.3 है। तो इस तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार खुद से बनाओ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक दो बार बनाना पड़ता है ताकि स्टेप्स याद हो पाएँ, लेकिन बन जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं इसके स्टेप्स वगैरह को लिख देता हूँ ताकि जब तुम लोग नोट्स वगैरह से देखो ना, तो तुमको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, नोट्स से समझ में आ जाए कि क्या सर ने किया था। सो हमने स्टेप्स वगैरह लिख दिए हैं, वो सब तुम लोग नोट्स में देख लेना। वैसे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है स्टेप्स, तुम लोग को बस सॉल्व करने की जरूरत रहता है एग्जाम में। हम लोग यहाँ पर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर दिया हुआ है रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को। देखो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि अभी आपका जो डिनोमिनेटर है वो है कि इर्रेशनल नंबर, और आपको इस इर्रेशनल को रैशनल में बदलना है। बस यही होता है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब। समझ में आ रहा है? जैसे रूट 7 है तो उसको मुझे रैशनल में बदलना है, अभी तो ये इर्रेशनल है, तो कैसे बदलते हैं, क्या उसका मेथड होता है, आइए मैं आपको कॉपी में समझा दूँ फटाफट। देखो जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पर दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई रूट 7, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे आसान काम है ये। इस टाइप से जब कभी आता है ना तो सबसे इजी यही क्वेश्चन होता है। नीचे में रूट 7 है ना, तो बस ऊपर नीचे सेम चीज़ से यानी कि रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दो। हम जानते हैं कि ऊपर नीचे सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का, तो उससे कोई आंसर में चेंज नहीं आता है, क्योंकि हम जानते हैं रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअल में ये 1 बन जाएगा। तो किसी का भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर चेंज होता है क्या? नहीं होता है ना। तो बस इसीलिए हम लोग इस तरीके से करते हैं। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि ऊपर में रूट 7 का 1 से मल्टीप्लाई होकर के रूट 7 आ जाएगा, लेकिन नीचे में ये हो जाएगा आपका रूट 7 का स्क्वायर, है ना। रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7 आ जाएगा नीचे में, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऊपर में तो रूट 7 लिखेंगे और नीचे इसको अपन 7 लिख सकते हैं। रूट 7 के स्क्वायर 7। तो भाई इसका ही जो वैल्यू है, इसका ही प्लास्टिक सर्जरी करके हमने ये वाला चीज़ बनाया है, और ये जो है रैशनल है डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर जो है इर्रेशनल है। तो हम लोग को वही बोला था कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, तो भैया नीचे वाले को रैशनलाइज करोगे तो ऊपर में तो वही रैशनल होवे करेगा ऑटोमेटिकली। तो ये इसका पहला तरीका है, ये मतलब कि सबसे आसान क्वेश्चन ऐसा रहता है। सेकंड वाला समझो, नीचे में बनाता हूँ, बगल में शायद जगह ना बने बाद में। सेकंड वाला में हमको दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई में रूट 7 और माइनस में रूट 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तब क्या करोगे कि जो भी बीच में साइन है बस वो साइन चेंज कर देना और कुछ नहीं करना, सेम टू सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। जैसे वहाँ पर किया था ना वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अपन ऊपर में रूट 7 प्लस रूट 6 का, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 प्लस रूट 6 का, ठीक है। कई बार यहीं पर ऊपर में प्लस वाला लिखा रहता है तो बच्चे लोग सोचते हैं कि जो ऊपर में लिखा है सर ने उसी को ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, लेकिन ऐसा नहीं है ना। कई बार यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आता है रूट 7 प्लस में रूट 6 ऊपर में लिखा रहेगा, तो बच्चे लोग सोचते हैं कि सर ने अगर रूट 7 प्लस रूट 6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, यानी कि एक्चुअल में सर ने न्यूमरेटर वाले को ही मल्टीप्लाई किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। ऊपर में कुछ रहे उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा बस उसी का साइन चेंज कर देना है, बीच वाला साइन चेंज करना है, और बस आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला वर्क करेगा, फिर देखना इसका तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट 7 प्लस रूट 6 आ जाएगा, लेकिन नीचे में देखो a माइनस बी और मल्टीप्लाई की साइन आ रही है और a प्लस बी आ रहा है, ऐसा वाला फॉर्म में आ रहा है ना, a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्म में। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको अपन लिखेंगे रूट 7 का स्क्वायर और माइनस में रूट 6 का स्क्वायर। सभी क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, देखना, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर में तो कुछ नहीं होने वाला, वो तो रूट 7 प्लस रूट 6 ही रह जाएगा बेचारा, है ना। नीचे में हमारा रूट 7 का स्क्वायर 49 बोल रहे हैं, सॉरी 7 हो जाएगा, है ना। 7 का रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया, और रूट 6 का स्क्वायर हमारा 6 हो जाएगा। ओके, रूट से बाहर निकल जाएंगे दोनों। 7 में से 6 माइनस होगा तो आएगा 1, और 1 को हम लोग लिखते ही नहीं है डिनोमिनेटर में, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर होगा वो रूट 7 प्लस में रूट 6 हो जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर है और कुछ नहीं है, नीचे में 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं आपको। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला भी। सेकंड बन गया, थर्ड भी एकदम सिमिलर तरीके से ही बन जाएगा। देखो थर्ड में कितना दिया है भाई, थर्ड में दिया हुआ है 1 बाई में
√5 प्लस में √2। ठीक है, मेथड तुम लोगों को मैं बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है, ऊपर नीचे में सेम चीज़ का मल्टीप्लाई करना है, बस साइन चेंज करके। यहाँ प्लस वाला था तो माइनस की साइन लगा दोगे और नीचे में भी वही √5 माइनस में √2 कर दोगे। ऊपर में इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हमारा √5 माइनस में √2 ही रह जाएगा, कुछ होगा नहीं 1 से मल्टीप्लाई करके। नीचे में लेकिन देखो a + b a - b, तो वही वाला फॉर्मूला लग गया फिर से a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से √5 माइनस में √2 और नीचे में आपका 5 माइनस में 2 आ जाएगा, दैट इज़ 3। तो ये हो गया 5 और माइनस में √2, नीचे में 3 इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहाँ पर एक तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, वो मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। तुम लोग भी एग्जाम में जब बनाओगे तो जरूर बताना कि हमने सर a - b मल्टीप्लाई a + b, या फिर a + b a - b आगे पीछे भी लिख सकते हो, इक्वल टू a² - b² वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया था। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन है 4th वाला, यहाँ पर बनाते हैं, थोड़ा सा जगह इधर अच्छा सा। कितना दिया हुआ है भाई, 1 डिवाइड बाई में √7 माइनस में 2 दिया हुआ है, तो बस ऊपर नीचे सेम चीज़, √7 प्लस में √2 कर दो, नीचे में भी √7 प्लस में √2 कर दो, और इसके आगे तुम लोग अपना होमवर्क बना करके लाओ। देखता हूँ मैं तुम लोग कितना दिमाग लगाते हो नीचे में, यहाँ पर तुम लोग क्या करते हो मैं ये देखना चाहता हूँ। तो ये तुम लोग को होमवर्क रहेगा, इसका कमेंट में तुम लोग मुझे आंसर बताना और टेलीग्राम पे भी अपना आंसर बता सकते हो। ठीक है बच्चा लोग, तो आई होप आपको एक्सरसाइज 1.4 बहुत मज़ेदार तरीके से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं अपन। ठीक, बाकी अगर पसंद आया है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, जो चीज़ें होती है सारी चीज़ें कर दो यार, ताकि आपके टीचर को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। पैसा वैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, बस थोड़ा सा मोटिवेशन कर दो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके मैंने 4 एक्सरसाइजेज जो थे पहले के, वो मैंने पहले वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा जरूर से जरूर देख लेना, आपको लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन बच्चों ने NCERT के अलावा स्कूल में RS अग्रवाल चल रहा है या फिर RD शर्मा चल रहा है, उसको मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों मैंने RS अग्रवाल और RD शर्मा के जो वीडियोज़ हैं वो पहले ही कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो से देख करके पढ़ सकते हो। पूरे एक क्वेश्चन का वहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके बच्चा लोग, और इसके जो वीडियोस है ना इस वाले NCERT नए वाले NCERT बुक के, उनका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको किसी भी दूसरे चैप्टर की भी जरूरत पड़े या किसी दूसरे एक्सरसाइज में भी जरूरत पड़े तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 1.5 जो है वो एक्सपोनेंट के रूल के ऊपर है। ठीक है, अब एक्सपोनेंट के रूल क्या होते हैं, तो जो पावर वाले रूल आपने पहले पढ़ा है ना क्लास 8 में, सेम वही रूल है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको दिया भी हुआ है, जैसे अगर a के पावर में m है और a के पावर में n है, बीच में डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यानी बेस हमारा सेम है, पावर अलग अलग है, और बीच में अगर मल्टीप्लाई की साइन है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं। ये रूल आपने पढ़ा है पिछले साल, वहाँ पर p/q के फॉर्म में पढ़ा था जब मैं RS अग्रवाल में आपको पढ़ा रहा था, तो और यहाँ पर उसको ही शॉर्टकट में लिख दिया, a के पावर में लिख दिया है। उसी तरीके से a के पावर में m रहे और a के पावर में n रहे, और बीच में अगर डिवाइड की साइन लगी है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है और डिवाइड में पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास a के पावर में m दिया है और ब्रैकेट लगा करके एक और पावर दे दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, m का n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास बेस सेम अलग अलग है, देखो यहाँ पर बेस सेम था ना जब मल्टीप्लाई हो रहा था, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, बेस सेम था, पावर अलग था, लेकिन तब क्या हो कि जब मल्टीप्लाई हो लेकिन बेस अलग अलग है और पावर सेम टू सेम है, तो उस कंडीशन में हम पावर को कॉमन ले सकते हैं, यानी a और b का मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को एक बार सिंगल टाइम लिख देंगे। तो ये कुछ रूल्स है, इन्हीं रूल्स का यूज़ करके हम लोग इन क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। आइए फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको इसके अलावा RS अग्रवाल और RD शर्मा किसी भी एक बुक को सॉल्व जरूर करना चाहिए, क्योंकि केवल इतने से क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ना आप टॉपर नहीं बन पाओगे, इतना काफ़ी नहीं हो पाएगा। देखो ये हमारा केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया रहता है NCERT में, हमको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस के लिए एक रेफरेंस बुक बहुत जरूरी होता है, तो वो भी आप जरूर कीजिएगा। तो देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है। अब बोलोगे सर ऐसा तो ये फॉर्मूला आपने बताया ही नहीं है कि यहाँ पर पावर अगर हाफ रहे तब क्या होता है। तो इसको बनाने के देखो 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो इजी तरीका मुझे लगता है वो क्या है, बाकी दूसरा तरीका भी काम आएगा, मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। ठीक है, स्कूल में आपको फर्स्ट मेथड से यूज़ करना, लेकिन हम लोग को कई बार सेकेंड मेथड की भी जरूरत पड़ता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले इसको समझ लो एक बार। 64 है, पावर में हाफ दिया हुआ है, हमको क्या करना है ना कि जो डिनोमिनेटर में 2 है ना, इसको कहीं से कट करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि पावर में हाफ वगैरह नहीं लिखा जाता है, हम लोग पावर में या तो 1 लिखते हैं या तो 2 लिखते हैं, तो उसका कुछ मतलब निकलता है। तो इस 2 को मैं कैसे कट कर सकता हूँ, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, 64 किसी का स्क्वायर होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। 64 8 का स्क्वायर होता है ना 8 का स्क्वायर, तो 64 को 8 का स्क्वायर लिखेंगे और जो पावर है उसको अलग से ऐसे 1/2 कर देंगे। अभी हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि जब हमारा ब्रैकेट के अंदर कोई पावर हो और फिर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर हो तो वो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब आप इसको ब्रैकेट को खोलोगे, फिर आप ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे ना, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे पावर में 2 लिख करके मल्टीप्लाई में 1/2 कर दो।
अब देखो ये जो 2 है ना, ये एक्चुअल में न्यूमरेटर में है क्योंकि इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, और ये जो 2 है डिनोमिनेटर में है। तो हम क्या जानते हैं, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का नंबर कैंसिल हो सकता है अगर बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड की साइन है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई था तो कट हो गया 2 से 2। अब ये बचा क्या, 8 के पावर में 1 बचा, जिसको अपन 8 बोलते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है। इसका मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सेकंड मेथड भी बता ही दूँ, एक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो, अचानक से अगर कभी टीचर ने ये मेथड दे दिया तो। देखो क्या होता है बच्चा ना, कि अगर पावर में कोई भी नंबर है फ्रैक्शन के फॉर्म में, क्या फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो उसको लिखा कैसे जाता है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये ब्रैकेट आप रूट लगाओगे, ठीक है, यहाँ जो हमारे पास दिया है ना 64 के पावर में 1/2, तो ये जो 64 है उसको आप रूट के अंदर डालोगे, और इस 2 को जो डिनोमिनेटर में है ना, ये हमेशा इस रूट का क्या होता है, पावर होता है, और ये जो 1 है इस नंबर का पावर होता है। तो पावर में यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो एक्चुअल में ये होता है रूट के अंदर 64, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट के बाहर में कोई नंबर अगर नहीं लिखा है तो एक्चुअल में वहाँ पर 2 छुपा ही रहता है। रूट का पावर का मतलब जानते हो क्या होता है, पावर का मतलब ये होता है कि अंदर वाला जो नंबर है वो, जैसे मान लो पावर में अगर 2 लिखा हुआ है तो अंदर वाले नंबर के 2 ठो पेयर बनने चाहिए, यानी कि एक कंप्लीट 2 नंबर का पेयर बनना चाहिए। इट मीन्स इसको अपन 8 × 8 लिखेंगे तभी ये 8 बन करके बाहर निकलेगा, ये रूल होता है। एक और मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा। एक और चीज़ समझ लो, जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखे रहता, कौन सा नंबर ले लूँ मैं, 2 के पावर में 2/3, ठीक है, ये नंबर मान लो अगर लिखे हुए रहता, ओके। तो इसका मतलब ये होता कि ये जो है 2 हमारा ये रूट के अंदर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में जो 3 है वो यहाँ रूट का पावर में आ जाएगा, और ये जो 2 है ये यहाँ पर स्क्वायर, इसका स्क्वायर बना लेगा ऐसे, ये वाला जो 2 है ये यहाँ पर चला जाता है, ओके। और इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 4, और हम क्या जानते हैं कि भैया 4 जो है वो बाहर नहीं निकल सकता। क्यों, अच्छा तुम लोग तो ये सोचते होगे कि 4 जो है सर वो तो रूट से बाहर निकल जाता 2 बन करके, लेकिन यहाँ पर चूंकि पावर में 3 आ गया, पावर में 3 का मतलब ये होता है कि अब अंदर वाले नंबर को 3 ठो पेयर बनने चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर अपन 2 × 2 बनाते, 3 नंबर का पेयर बनाते, तभी वो बाहर निकलेगा। तो रूट का ये जो पावर है ना, इसका ये मतलब होता है। अगर पावर में कुछ नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर हमेशा एक 2 छुपा हुआ रहता है, ये ध्यान रखना। जैसे डिनोमिनेटर में हमेशा एक 1 छुपा रहता है ना, मैंने बताया यहाँ पर, वैसे पावर में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रूट का तो उसके पावर में एक हमेशा 2 रहता ही रहता है, कि आपको यहाँ पर 2 नंबर का पेयर बनाना ही पड़ेगा। 3 है तो 3 नंबर का बनाना पड़ेगा, और अगर नहीं बन रहा है तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ये 4 बाहर नहीं निकल पाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट था, तो ये मेथड भी तुम लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। फिलहाल इससे जरूरत नहीं पड़ने वाला है पहले वाले क्वेश्चन में, देखो क्योंकि सेकंड वाला पार्ट बहुत ही आसान है। हमको दिया हुआ है 32 के पावर में 1/5, तो यहाँ पर बस दिमाग लगाओ कि हम लोग 32 को किस तरीके से लिखें कि उसके पावर में 5 आ जाए, ताकि हम इस 5 को कट कर सकें। तो बहुत ही आसान है, तुम लोग फैक्टराइज कर सकते हो। फैक्टराइज करने आता है ना इस तरीके से, 32 को ऐसे 2 से डिवाइड दो 16 टाइम पे जाएगा, फिर 2 से डिवाइड दो तो 8 टाइम पे जाएगा, फिर 2 से डिवाइड दो 4 टाइम पे, फिर 2 से डिवाइड दो 2 टाइम पे, और फिर 2 1 जा 2 होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 आ गया ना, यानी कि 32 को अपन लिख सकते हैं 2 के पावर में 5, और फिर मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 5 से 5 कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा 2, सेकंड वाले का। देखो कितना आसान आंसर था। उसी तरीके से थर्ड वाले में भी वैसे करना है आपको, और इसके जो नोट्स है मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं मैंने टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन कर लेना। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, 125 के पावर में 1/3 है। तो अब दिमाग लगाओ कि 125 को मैं किसके पावर में 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो 3 को कट करना है, तो यहाँ पर मुझे पावर में 3 लिखने की कोशिश करनी है, ठीक। तो तुम लोग को याद आएगा कि 5 × 5 25 होता है, और 25 5 जब 125 होता है। अगर याद नहीं आ रहा है तो तुम लोग इस तरीके से फैक्टराइज भी कर सकते हो। तो तुमको मिलेगा क्या, 5 के पावर में 3, 125 को 5 के पावर में 3 लिखा जा सकता है, और मल्टीप्लाई में 1/3 वाला उतर जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, हमारा 5 बचेगा। तो ये इसका आंसर होगा। आप इस मेथड से भी बनाओगे ना, इस मेथड से भी तो भी ऐसे ही निकलेगा ये। देखो इस मेथड से अगर मैं बनाता तो मेरा क्या होता है, रूट के अंदर 125 चला जाता है, और जो पावर में 3 यहाँ पर आ जाता है, तो फिर ये जो है अंदर में 5 × 5 3 ठो पेयर बनता है। देखो इस तरीके से पावर में 3 है तो जाकर के ये फिर 5 बन करके बाहर निकलता है। तो देखो यहाँ भी 5 आ जाता है और यहाँ भी 5 आया है। तो ये सब थोड़ा सा आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि बाद में आप पर ये काम आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन बनाया जाए। तो देखो जो हमारा सेकंड वाले का फर्स्ट पार्ट है, ये भी उसी टाइप से क्वेश्चन दिया, बस थोड़ा सा अलग है। पिछले बार हम लोग देख रहे थे कि हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 जा रहा था ऊपर में न्यूमरेटर में, यहाँ पर लेकिन हमारा पावर जो है वो 3 चला गया है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी वैसी तरीके से बनाते हैं। हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है डिनोमिनेटर को, कि इस नंबर को हम कैसे लिखें कि हमारा डिनोमिनेटर कट हो जाए। तो 9 है, 9 को मैं लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर, 3 के पावर में 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई में 3/2 तो है ही हमारे पास ये वाला, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, 3 के पावर में 3 बचेगा। पहले 3 के पावर में 1 बच रहा था और वही आंसर हो जा रहा था। इस बार 3 के पावर में 3 बचा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका 3 के पावर में 3 का मतलब क्या होता है कि 3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 27, 3 3 9 और 9 3 27। इस तरीके से आपको इसको बनाना है। सेकंड वाले में क्या दिया है इसी के,
सेकेंड पार्ट भी मुझे लगता है आसाम से ये बन जाएगा आपसे 32 ही, क्योंकि दिया हुआ है पिछले बार की तरह ही। तो 32 के पावर में हमको दिया हुआ है इस बार 2/5, पिछले बार 1/5 था, इस बार 2/5 है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा था 32 को अपन 2 के पावर में 5 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 2/5 हो जाएगा। तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो बचा क्या, 2 के पावर में 2 बचा, तो ये हो जाता था हमारा 4। 2 के पावर में 2 कितना होता है, 4 ही होता है ना, तो बस ये हमारा 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कंप्लीट होगा। थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पर 16 के पावर में 3/4 दिया हुआ है। ओके, थर्ड नंबर 16 टू द पावर 3/4। तो यहाँ पर अब 16 को अपन क्या लिखेंगे कि पावर में 4 आ जाए, तो 2 × 2 करके अपन 4 कर सकते हैं, इसको आराम से हाँ कर सकते हैं। 2 के पावर में 4 जो होता है वो 16 होता है, 2 × 2 4 बार करो तो 16 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 3/4 है हमारे पास, ये 4 से 4 कैंसिल, 2 के पावर में 3 बचा, और 2 के पावर में 3 = 8 होता है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मजेदार दिख रहा है मुझे, कितना दिया हुआ है भैया, 125 के पावर में माइनस का 1/3 दिया हुआ है। तो ये माइनस वाले को ही हम लोग को सॉल्व करने में चलो गड़बड़ करते हैं। देखो मैं समझा रहा हूँ, सबसे पहले तो तुम लोग इसको कट कर लो, इसको काम आसान कर लो। 125 के पावर में आप 125 पहले लिख रहा हूँ यार, इसको मैं लिख देता हूँ 5 के पावर में 3, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे आप लोग ने। मल्टीप्लाई में -1/3 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 5 के पावर में -1। अब तुम लोग याद करो, पिछले साल एक चीज़ मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया था। क्या फॉर्मूला था कि कभी भी अगर a/b के पावर में कोई भी माइनस का नंबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं। n को, ये जो नंबर कोई भी माइनस में है ना, उसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं, और उसके लिए क्या किया जाता है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। जो b नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा, a हमारा नीचे में आ जाएगा, और ये जो माइनस की साइन थी अब ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है, 5 के पावर में -1 है ना, तो हम क्या करेंगे, 5 के नीचे में एक 1 छुपा हुआ है, उस 1 को ले जाएंगे ऊपर, 5 को लेंगे नीचे, और ये जो -1 था वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और इसको आप लोग पावर में 1 है तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस 1/5 लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये एक्सपोनेंट बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत ईजी लग रहा होगा। बेटा ईजी इसमें दिया हुआ है, RS अग्रवाल RD शर्मा सॉल्व करो ना, फिर आप लोग की बुद्धि बुला जाएगी, उसमें थोड़ा सा मुश्किल वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो भी जरूर करना। चलो एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन बचा हुआ है थर्ड वाला, उससे बनाते हैं जल्दी से। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 के पावर में 2/3 दिया हुआ है, 2 के पावर में 1/5 दिया हुआ है। अभी तो ये 3 वगैरह कट हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक और चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि हमारा बेस सेम टू सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगी हुई है। तो बस फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला, कि जब हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर्स को हम लोग क्या करते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 2/3 और प्लस में 1/5। यहाँ पर आप फॉर्मूला भी जरूर लिखोगे, क्योंकि सॉरी नीचे बिंदु लगता है क्योंकि वाले में, बिकॉज हमारे पास बहुत खराब दिख रहा है यार, छोड़ो इसको नहीं लिखता हूँ, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। a के पावर में अगर m है, मल्टीप्लाई a के पावर में अगर n दिया हुआ है, तो a के पावर में m + n हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, 2 के पावर में 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, वो छोटा से छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट 15 लिख दिया, दिमाग लगा करके। आपको अलग से निकालना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। एलसीएम नीचे लिखा गया। अब क्या किया जाता है, तो जो भी एलसीएम आता है उसको नीचे में डिवाइड करते हैं, और फिर जितना भी आंसर आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 15 को 3 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और उस 5 के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 2 = 10 आएगा। देखो क्लास 8 का चीज़ है, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ ना भी क्लास 9th में, इसीलिए मैं एकदम आराम से आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। 15 को 5 से डिवाइड दोगे तो 3 आएगा, 3 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका 2 के पावर में 13/15, और यही इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इसके बाद ये सॉल्व हो ही नहीं रहा है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1/3 के पावर में 3 और ब्रैकेट लगा करके पूरे के पावर में 7 दिया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7 है ये 1 का भी पावर है, और ये जो 7 है वो 3 का भी पावर है, क्योंकि दोनों के बाहर में है, ब्रैकेट के बाहर में है। तो 1 के पावर में 7 लिखूंगा तो 1 ही आएगा, 1 × 1 कितना बार कर लो 1 ही आता है। लेकिन 3 के पावर में 3 जो है उसका मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था भैया, कि अगर a के पावर में m है, कोई भी नंबर है उसके पावर में m है, और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर दे दिया है, तो उस कंडीशन में a के पावर में m और n हो जाता है। mn का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों का। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, ये हो जाएगा 1/3 के पावर में 3 मल्टीप्लाई में 7। यहाँ पर भी आप चाहो तो 7 लिख सकते हो कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बाकी जरूरत नहीं लिखने का यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया ऊपर में, नीचे में 3 के पावर में हमारे पास 21 हो जाएगा, ठीक है। 3 के पावर में 21 आ गया। अब क्या किया गया आपके बुक में, अगर आप आंसर देखोगे तो इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया गया है एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस 3 को ऊपर ले गया और 1 को नीचे ले आया, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि अगर हमारे पास ये देखो ये 21 जो है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 के पावर में कंप्लीट 21, ऐसे लिखा जा सकता है। ये 1 के पावर में 21 हो जाएगा, 3 के पावर में 21 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 के पावर में 21 = 1 ही होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। ओके,
तो होता क्या है कि अगर मुझे इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाना है तो हमारा ये जो साइन है ना यहाँ पर का वो चेंज होता है। अगर ये माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो अगर मैं 3 को ऊपर लेके जाऊँ तो ये जो प्लस वाला 21 था ये माइनस का 21 हो जाएगा और यही इसका फाइनल आंसर होगा। वही वाला फॉर्मूला लगाना जो पहले हमने पढ़ा था ना, a/b के पावर में अगर -n है तो +n करने के लिए b को ऊपर ले जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, थर्ड में क्या दिया है, चलो थर्ड भी बना लेते हैं फटाफट। थर्ड में दिया हुआ है 11 के पावर में 1/2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास दिया हुआ है 11 के पावर में ही 1/4। तो ये तो और मज़ेदार क्वेश्चन हो गया। क्यों मज़ेदार हो गया भैया? क्योंकि हमारे पास बेस दोनों में सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में डिवाइड की साइन है, इसका मतलब पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 11 के पावर में 1/2 होगा और माइनस में हमारे पास 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला कौन सा लगा? तो a के पावर में m डिवाइड बाई, अगर a के पावर में n रहे तो a के पावर में m - n हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 11। यहाँ पर 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है ना। हमारा 4 भी जो है 4 के टेबल में आता है, 2 भी 4 जो है 2 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पर हमने एलसीएम 4 ले लिया। अब 4 जो है वो 2 से डिवाइड होगा तो हमारा 2 आएगा और ऊपर में 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस की साइन लगा दो। 4 को 4 से डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1 हो गया। तो ये हो गया 11 के पावर में 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 और 1 डिवाइड बाई ये जो 4 है ये एज इट इज उतर जाएगा, है ना। ये 2 दिख रहा था सर, रुको और अच्छे से लिख देता हूँ। 11 के पावर में 1/4 है ये ना, ये 2 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4th नंबर में, वो कितना दिया हुआ है? तो 7 के पावर में 1/2 और डॉट किया गया है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। 8 के पावर में 1/2 है। अब पावर हमारे सेम टू सेम है, बेस अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि बेस का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से 7 × 8 कर देंगे और पावर को कॉमन ले लेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगा? ये वाला फॉर्मूला लगा। जैसे कि हमारे पास a के पावर में m था और मल्टीप्लाई में b के पावर में m था, याद आ रहा है ये वाला फॉर्मूला? तो उसको क्या लिखा गया था? a और b करके कंप्लीट के पावर में ऐसे ब्रैकेट के बाहर m लगा दिया गया था, बस वही हमने किया है। तो ये हो जाएगा 7 × 8 = 56 और पावर पे 1/2। तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आगे सॉल्व होगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं 2 हमारा, क्योंकि हमारा 76 जो है वो किसी का स्क्वायर है ही नहीं। तो बस इस तरीके से आपके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना था। आई होप एक्सपोनेंट क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन जाएंगे, नोट्स वगैरह आपको मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो फटाफट अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी तरीके के और भी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। ठीक है मेरे बच्चा लोग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।